क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है, क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडर्स, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो चलिए ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में आगे बढ़ते हैं। तो बेटा हमने पिछली क्लास में देखा था एचआईवी के बारे में, एड्स के बारे में हमने पढ़ा था कि कितनी गंभीर बीमारी है, कैसे फैलती है, ठीक है, बचने के क्या उपाय हैं। और मैंने आपसे कहा था बेटा कि जो कुछ हिस्सा ऐसा है जहां से एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आता है, तो एड्स भी एक वैसे ही हिस्सा है जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आएगा। इसलिए पिछले लेक्चर में जितने पॉइंट बताए गए थे उनको बेटा भूलना नहीं है, याद रखना उनको, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम, लेकिन उसके पहले मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा कि आपके पास क्वेश्चन ये है, प्रश्न ये है कि जो एचआईवी है, एचआईवी हमारी बॉडी की कौन सी वो सेल्स होती है, एचआईवी हमारी बॉडी में ऐसी कौन सी सेल्स होती है जिनका उपयोग वो फैक्ट्री के रूप में करता है, अपने प्रोडक्शन के लिए वो फैक्ट्री के रूप में इसका उपयोग करता है। कि बताइए हमारी बॉडी में ऐसी कौन सी सेल्स होती है जिनका उपयोग ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस एज ए फैक्ट्री करता है, इंडस्ट्री के रूप में, फैक्ट्री के रूप में करता है, अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, अपनी कई सारी कॉपीज बनाता है उठ के। हमें मालूम है कि नॉर्मली ये हेल्पर T4 सेल को अटैक करता है, डिस्ट्रॉय करता है, लेकिन ये कुछ सेल्स को जो है वो अपनी फैक्ट्री के रूप में यूज करता है। उन सेल्स को हम क्या कहते हैं, वो कौन सी सेल्स होती है बताएंगे आप, ठीक है ना, क्लियर। चलिए फिर आपको बताना है विच इज द स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर एड्स या एचआईवी के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होता है और कंफर्मेटरी टेस्ट क्या होता है। कि एचआईवी का पता लगाने के लिए, एड्स का पता लगाने के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होता है, पूरा नाम बताना है आपको, और यह बताना है आपको कि कंफर्मेटरी टेस्ट कौन सा होता है, उसका भी आपको पूरा नाम बताना है बेटा, ठीक है ना, क्लियर। ठीक, तो आपको बताना है बेटा कि जो है एचआईवी का जो वायरस है उसका पता लगाने के लिए हम कौन सा स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं, कौन सा कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं, क्लियर। चलिए, है ना। फिर हमने ये भी देखा था कि GP120 एचआईवी के ऊपर होता है और T4 सेल के ऊपर क्या होता है, CD4 रिसेप्टर होता है कि जो इसको पहचानने में इसको ये हेल्प करता है। तो GP120 जो है उसकी मदद से जो है ये CD4 को पहचान कर उससे वो जुड़ जाता है, इसलिए ये हेल्पर T4 सेल को अटैक करता है, ठीक है। फिर नाकों के बारे में हमने बात की थी, रेड रिबन एक्सप्रेस के बारे में हमने बात किया था बेटा, ठीक है। चलिए, तो आज हम जो जिस बीमारी पर बात करेंगे वो है कैंसर के। आज हम बात करेंगे बेटा कैंसर पर, और ये कितनी पहले तो हम ये पता लगाते हैं कि कैंसर कितनी गंभीर समस्या है। यानी कैंसर जो है वो, जिसको हम हिंदी में कर्क रोग कहते हैं, इट इज वन ऑफ द वेरी वेरी डेंजरस डिजीज। और इसके जो है मतलब ये कितनी बड़ी समस्या है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि आप समझ लीजिए कि दुनिया भर में जो 6 लोगों की डेथ होती है, सुनिए, ध्यान सुनिए के, ग्लोबली पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं हम, पूरे विश्व की बात कर रहे हैं, यदि 6 लोगों की डेथ होती है तो उसमें से एक व्यक्ति की डेथ कैंसर से होती है। बाकी हो सकता है एक्सीडेंट्स हो, कोई दूसरी बीमारी हो, के मतलब आप समझ लीजिए कि तकरीबन 16.66% जो है वो, यानी 16% के आसपास मान लीजिए आप, हमने आपसे कहा कि 16.66% या 15% के आसपास हमने कहा कि जो डेथ है वो केवल एक बीमारी से हो रही, वो है कैंसर के। मतलब ग्लोबली 1 out of 6 डेथ इज ड्यू टू कैंसर, ठीक है। और यदि आप कैंसर के इंसिडेंस देखें तो सबसे कॉमन कैंसर जो है वो आपको एशिया के अंदर देखने मिलता है, जहां इंडिया, चाइना, ठीक है, आपका पाकिस्तान के, बांग्लादेश, श्रीलंका, ठीक है, जो एशिया है, एशिया इज मोर प्रोन फॉर कैंसर। एशिया जो है वो कैंसर के लिए अधिक प्रोन एरिया है। उनके आप देख सकते हैं दुनिया भर में कैंसर के केसेस में से 48.4% केसेस केवल हमको एशिया में देखने मिलते हैं। यूरोप में 23.4% है, अमेरिका में 21% है, अफ्रीका में 5.8% है, और जो है वो ओशिनिया में जो है वो 1.4% के, ठीक है।
तो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जो है सबसे कॉमन मोस्ट फ्रीक्वेंट कैंसर केसेस हमको देखने मिलते हैं एशिया के अंदर, हमको देखने मिलते हैं। ठीक है, फिर आप कुछ आंकड़े देखिए ना, बीमारी कितनी गंभीर बीमारी है, कितनी गंभीर समस्या है, इसको समझने के लिए हमें पहले कुछ आंकड़े समझने पड़ेंगे, कुछ डेटा देखना पड़ेगा हमें। ठीक है बेटा, एकदम अवेयर होकर सुनिए कि हम एक स्टोरी सुन रहे हैं। वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड ए चाइल्ड इज डायग्नोज विथ कैंसर एवरी 3 मिनट के, हर 3 मिनट में एक बच्चे को कैंसर मालूम चलता है पूरी दुनिया में के। मतलब छोटे बच्चे भी कैंसर से अफेक्टेड हैं और ये उनके माता पिता के लिए बहुत दुख वाला मूवमेंट होता है और वे अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी करने तैयार होते हैं। मतलब आप समझ लीजिए कि कई लोग जो है वो अपने पूरे 2 जनरेशन से जो है व्यापार कर रहे होते हैं, पैसा जोड़ते हैं, सब कुछ बनाते हैं वो लोग के। एक बच्चे को यदि घर में एक बच्चे को कैंसर हो गया तो उनकी अधिकांश प्रॉपर्टी जो है बिक जाती है। कैंसर का ट्रीटमेंट सस्ता नहीं है, महंगा ट्रीटमेंट है। और चलिए बिक भी गया लेकिन बच्चा बच जाए, ये भी तो इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कैंसर में जो है बचा पाना कई बार बहुत मुश्किल होता है। तो वर्ल्ड वाइड ए चाइल्ड इज डायग्नोज्ड विथ कैंसर एवरी 3 मिनट के। The causes of most childhood cancers are unknown. कई सारे चाइल्डहुड कैंसर के कारण आज तक मालूम नहीं चल पाए हमको कि एट प्रेजेंट चाइल्डहुड कैंसर कैन नॉट बी प्रिवेंटेड। कोई तरीका नहीं आज हमारे पास कि हम बच्चों का कैंसर को रोक सकते हो। हमके एडल्ट कैंसर के हमें बहुत सारे मालूम है कि भाई तंबाकू खाता है व्यक्ति के, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे कैंसर हो सकता है, उनको प्रिवेंट करके हम एडल्ट कैंसर को तो कम कर सकते हैं। पर चाइल्डहुड कैंसर जो है उसमें कई केसेस में जेनेटिक प्रीडिस्पोजन देखा गया है, म्यूटेशन देखा गया है और वो बाई बर्थ होता है तो को रोक पाना बड़ा मुश्किल होता है। ओके, ठीक। 3 out of 5 children diagnosed with cancer suffer from long-term late onset side effect के। In 20 years, the FDA has initially approved only 2 drugs in childhood cancer. अभी और सबसे बड़ी बात यह कि कैंसर की जितनी दवाएं होती हैं, कैंसर की जितनी दवाएं होती हैं, मोस्ट ऑफ द ड्रग्स आर टॉक्सिक। इतनी टॉक्सिक दवाएं होती हैं, वो इतनी टॉक्सिक दवाएं होती हैं कि उससे व्यक्ति के सिर के बाल उड़ जाते हैं, कि यानी व्यक्ति में का शरीर का कलर का कॉम्प्लेक्शन डल पड़ जाता है, पूरे बाल उड़ जाते हैं। मतलब दवाएं इतनी टॉक्सिक होती है। हमारे एक परिचित हैं, उनके जो है वो वाइफ को जो है वो कैंसर डायग्नोस हुआ तो उनका कीमोथेरेपी चला। तो डॉक्टर ने उनको बोला हुआ कि भाई आपको जो है आपके पूरे हेयर साफ करने पड़ेंगे, उसके बाद कीमोथेरेपी देंगे। तो वो बहुत ही उन्होंने जो है वो रिलक्टेंट थी, उन्होंने बहुत ही जो है वो मना कर दिया कि मैं ट्रीटमेंट ही नहीं कराऊंगी, यदि मेरे हेयर जो है वो काटे गए तो मैं ट्रीटमेंट ही नहीं कराऊंगी। तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। लेकिन अब क्या करते, तो किसी प्रकार से ट्रीटमेंट कराना जरूरी था तो उन्होंने अपने जो है वो रिस्क लिया। उन्होंने कहा चलो ठीक है, हेयर के साथ ही कराते हैं। वो बताते हैं कि जो उनका खुद का अनुभव बताता है कि जब मैंने हेयर के मेरे सिर पे हेयर थे, मैंने जब जो ट्रीटमेंट लिया तो सडनली मॉर्निंग में, जैसे ट्रीटमेंट लेने के अगले दिन मॉर्निंग में नेक्स्ट डे के आसपास जो है वो सिर में से उनके बाल के पूरे पैचेस के पैचेस निकलने लगे के। और जो हेयर्स बच गए वो ऐसा लगा था कि किसी ने सुई चुभा दी अंदर, उसमें किसी ने जो उसमें ऑल पिन चुभा दी सिर के अंदर के। तो वो घबरा के उन्होंने फिर अपने पूरे बाल हटवाए उन्होंने और वो एकदम घबरा गई उनके। तो कैंसर ट्रीटमेंट कोई जो है वो मतलब बहुत सारे इसके, क्योंकि दवाएं क्या, अब देखो कैंसर में करते क्या है, कैंसर में हम सेल्स को मारते हैं, वो सेल्स को मारते हैं जो अनवांटेड सेल्स है, जो बड़ी तेजी से मल्टीप्लाई कर रही है, जो नॉर्मल बॉडी सेल के अलावा बड़ी तेजी से मल्टीप्लाई कर रही है, उनको मारते हैं। लेकिन जब सेल को मारते हैं तो सेल में कई सारी बॉडी की नॉर्मल सेल भी उसकी चपेट में आती हैं, उसके दवा के असर में आती है वो, क्योंकि दवा जो है वो एक एक सेल को चुन चुन के नहीं मार सकती। और दवा क्या करती है कि वो नई बनने वाली सेल्स को जो है जो कैंसर सेल्स है उनको पर, वो कैंसर सेल्स आर मोर सेंसिटिव टू द मेडिसिन, तो वो ज्यादा मरती है, लेकिन नॉर्मल सेल भी मरती है। तो इसलिए कई सारी दवाएं चाइल्डहुड कैंसर के लिए अवेलेबल भी नहीं होती है। ठीक, तो अब देखिए सबसे बड़ी बात है कि 1 in 5 चिल्ड्रन डायग्नोस्ड विथ कैंसर विल डाई विद इन 5 ईयर। क्या आप सोचिए कि 5 बच्चों को जिनको कैंसर डायग्नोस हुआ उनमें से जो है वो एक बच्चे की डेथ 5 साल की उम्र के पहले जाती है और बाकी रिमेनिंग बच्चे जो है वो भी लंबा नहीं जी पाते इनके। तो बहुत बड़ी समस्या है इनके, तो ये भी एक बड़ा इशू है। अभी सडनली यदि हम कहें, यहाँ पे हम कहते हैं कि यदि हम एक आंकड़ा देखें, देखिए अब बड़े ध्यान सुनिएगा बेटा, क्योंकि हम एनसीईआरटी पे जाएंगे, बिल्कुल एनसीईआरटी पर हम जाएंगे, लेकिन पहले हमें स्थिति की गंभीरता मालूम होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं। There were an estimated 18 मिलियन कैंसर केसेस अराउंड द वर्ल्ड के, यानी पूरी दुनिया में तकरीबन जो है 18 मिलियन की बात करें हम, तो मैंने कहा 1 मिलियन 10 लाख हो गया आपका, 18 मिलियन मतलब 180 लाख हो गया आपका, मतलब 1.8 करोड़। ठीक है, बड़ी संख्या के 18 मिलियन के 18 मिलियन जो है
ठीक है ना, 1 मिलियन मतलब 10 लाख के, तो हमने कहा कि 180 लाख मतलब 1.8 करोड़ लोग जो है ऐसे हैं जो कैंसर से अफेक्टेड है। और ये आंकड़ा भी जो है वो 2018 का डेटा है, और उसके बाद का डेटा जो है वो कोरोना के चलते सामने आ नहीं पाया अभी के। ठीक, 9.5 out of these 9.5 million cases were in men and 8.5 million cases in women के, इसमें से 9.5 मिलियन केसेस जो है वो मेन के लिए है और 8.5 मिलियन वुमेन कैंसर के लिए के। ठीक है, आप समझ लीजिए कि with the growing global burden, prevention of cancer is one of the most significant public health challenges in the 21st century। आज हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती किसी बीमारी को रोकने की है तो वो है कैंसर, क्योंकि कैंसर के ट्रीटमेंट का कॉस्ट काफी अधिक है, इसके ट्रीटमेंट का कॉस्ट काफी अधिक है। और ये कैंसर से के चलते क्या होता है कि व्यक्ति की पूरी फैमिली उसमें सफर करती है। और दूसरी बात है ग्लोबल इकोनॉमिक बर्डन, एक व्यक्ति जो अच्छा खासा व्यक्ति काम कर रहा था, जो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा था, कैंसर होने पर उसका जो है वो सब कुछ जो है रुक जाता है। तो एक ऐसी बीमारी है जिसका जो है वो जो हेल्थ स्ट्रक्चर पे भी हमारे बड़ा बर्डन है और इसको रोकना बड़ा जरूरी है, क्योंकि कारण यह है कि लगातार इसके केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। और जैसे जैसे हमारा लाइफ स्टाइल बदल रहा है, हम जंक फूड खाने लगे, हमारा फूड हैबिट बदल गया है, हमारे खेतों में जो है अधिक से अधिक केमिकल इस्तेमाल हो रहे हैं, हम अपने आसपास का हमारा इन्वायरमेंट और अधिक पॉल्यूशन वाला हो रहा है, तो आप पाएंगे कि शहरों में कैंसर के केसेस अधिक हैं एज कंपेयर टू द विलेज। गांव की तुलना में शहरों में कैंसर के केसेस अधिक हैं। तो मतलब यह है कि कहने का मतलब यह है कि हमारा जैसे जैसे हम तरक्की कर रहे हैं वैसे वैसे एक बीमारी हमको जो है वो रोक रही है, हमारे पैर पकड़ रही है आगे बढ़ने के लिए, और वो बीमारी है कैंसर के। तो इसका इतना बड़ा ग्लोबल जो है एक ग्लोबल बर्डन है, किसको रोकना जो है सबसे बड़ा चैलेंज है के। और ये आंकड़े मेरे नहीं, ये अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर रिसर्च, वर्ल्ड कैंसर रिसर्च फंड के ही डेटा है पूरा, ठीक है, बिल्कुल ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है। अब हम कैंसर की बात करें कि कौन से कैंसर सबसे कॉमन है। लंग एंड ब्रेस्ट कैंसर वेर दी मोस्ट कॉमन कैंसर वर्ल्ड वाइड के, यानी आपको 12.3% केसेस मिलेंगे लंग कैंसर के और इतने ही केसेस आपको मिलेंगे ब्रेस्ट कैंसर के, दोनों बराबर के। यानी महिलाओं में सबसे कॉमन कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर और मेल के अंदर सबसे कॉमन कैंसर है लंग कैंसर, ठीक है, ये सबसे अधिक आपको देखने मिलेंगे। कोलोरेक्टल कैंसर जो इंटेस्टाइन का कैंसर है वो नंबर 3 पे आता है, यानी जो इंटेस्टाइन का कैंसर है कोलोरेक्टल, जो कोलोन का लार्ज इंटेस्टाइन कोलोन हुआ, रेक्टम हुआ, इसका कैंसर जो है वो नंबर 3 पे आता है। और ये 1.8 मिलियन जो है वो न्यू केसेस जो है वो 2018 में कैंसर के देखे गए, ठीक है ना, ठीक। एंड टोटल जो 1.8 मिलियन केसेस हमने देखे हैं कैंसर के, उसमें से सबसे कॉमन है लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर एंड दी कोलोरेक्टल कैंसर के। आप देखिए, यानी हम संख्या से देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि सबसे कॉमन कैंसर का हमने एक लिस्ट पूरा चार्ट यहां पर देख रहे हैं, क्योंकि ये बड़े कॉमन क्वेश्चन है, एग्जामिनर पूछ लेता है कि सबसे कॉमन कैंसर कौन सा होता है, मेल में कौन सा होता है, फीमेल में कौन सा होता है, हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखा हमने कहा सभी कैंसर केसेस तकरीबन जो है वो 1.8 मिलियन के आसपास केसेस टोटल प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर जो है उन दोनों जो है वो 12.3 एंड 12.3% है। कोलोरेक्टल कैंसर जो है 10.6% के आसपास है। नंबर 4 पर प्रोस्टेट कैंसर है, नंबर 5 पर स्टमक कैंसर है, ठीक है, नंबर 6 पर लिवर कैंसर, इसोफेगस कैंसर, देन दी कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स यूट्राइन कैंसर नंबर 8 पर है, नंबर 9 पर थायराइड कैंसर है, नंबर 10 पर ब्लैडर कैंसर है। तो ये सबसे कॉमन, तो शुरू के आपको ये 3 बेटा याद रखने आपको, ठीक है ना, क्लियर। फिर देखिए लंग कैंसर में आपको पता है ना, युवराज सिंह जो है उनको भी क्या हुआ था, युवराज सिंह को भी डायग्नोस किया हुआ था, लंग कैंसर डायग्नोस हुआ था, और युवराज सिंह ने जो है फिर उनका ट्रीटमेंट चला, और युवराज सिंह ने जो है वो बहुत ट्रीटमेंट सही से हुआ, उनका सही समय पर मालूम चल गया, तो उनको जो है वो सेव किया गया, ठीक है। यदि हम बात करते हैं कि ग्लोबल कैंसर इंसिडेंस इन मैन के, तो लंग कैंसर द मोस्ट कॉमन कैंसर इन मैन वर्ल्ड वाइड, कंट्रीब्यूटिंग 15.5% ऑफ टोटल नंबर ऑफ न्यू केसेस डायग्नोस इन 2018 के। केवल मेल की बात करें
तो केवल मेल के अंदर यदि आप देखेंगे, केवल मेल पॉपुलेशन में देखेंगे आपके, तो आप पाएंगे कि पुरुष या मेल पॉपुलेशन में सबसे कॉमन कैंसर लंग कैंसर है। 15.5% जो है वो कैंसर जो मेल में हुआ वो लंग कैंसर हुआ। टॉप 3 कैंसर मेल के देखा जाए तो लंग कैंसर, नंबर 2 पे प्रोस्टेट कैंसर है, नंबर 3 पर कोलोरेक्टल कैंसर है। केवल मेन में देखेंगे आप तो सबसे कॉमन है लंग कैंसर, देन प्रोस्टेट कैंसर और तीसरा होता है कोलोरेक्टल कैंसर। तीनों को मिलाकर जो है तकरीबन 44.4% कैंसर ये तीनों होते हैं। ठीक है, क्लियर? ठीक। फिर यदि हम वुमेन की बात करें, महिलाओं की बात करें, तो उनमें सबसे कॉमन कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर के, दैट इज मोस्ट कॉमन कैंसर इन वुमेन वर्ल्ड वाइड के। और जितने भी महिलाओं को कैंसर होते हैं उसमें से 25% यानी 1/4 कैंसर जो है वो केवल एक ब्रेस्ट कैंसर होता है। और ब्रेस्ट कैंसर के भी कई टाइप होते हैं, ब्रेस्ट कैंसर के भी कई टाइप होते हैं, वो हमें अभी नहीं पढ़ना है, उसके लिए आपको मेडिकल कॉलेज तक पहुंचना पड़ेगा। तो मैंने क्या कहा आपसे कि मोस्ट कॉमन कैंसर इन वुमेन वर्ल्ड वाइड इज द ब्रेस्ट कैंसर, कंट्रीब्यूटिंग 25.4% टोटल नंबर ऑफ न्यू केसेस। ठीक है, टॉप 3 कैंसर जो महिलाओं में वो है ब्रेस्ट कैंसर, देन कोलोरेक्टल कैंसर, देन दी लंग कैंसर। जो पुरुष में स्मोकिंग जो है वो मेन के अंदर मोस्ट ऑफ द मेन स्मोकिंग करते हैं, इसलिए उनमें लंग कैंसर नंबर 1 पर है। अधिकांश महिलाएं स्मोकिंग नहीं करती हैं, इसलिए लंग कैंसर नंबर 3 पर उनके। ठीक, और ये तीनों कैंसर 3.9% ऑल कैंसर को कंट्रीब्यूट करते हैं कि जो यूटेरस का कैंसर है, एक जमाने में यूट्राइन कैंसर जो है वो नंबर 1 हुआ करता था, वो जो है 4th नंबर पे है वुमेन के अंदर। लेकिन इंडिया में इंडिया में जो कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स है, सीए सर्विक्स है, वो नंबर 2 कैंसर है। नंबर 1 कैंसर ब्रेस्ट कैंसर है, नंबर 2 कैंसर जो है वो यूट्राइन कैंसर है इंडिया के अंदर के। लेकिन ग्लोबली देखेंगे आप तो नंबर 4 पर जो है वो सर्वाइकल कैंसर है, कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स बोलते हैं इसको, यूट्राइन कैंसर कहते हैं, वो नंबर 4 पर है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है क्यों कैंसर? ठीक है, क्या है कैंसर के? तो देखिए, हम सब लोगों ने हमने पढ़ा हुआ है अच्छे से के, हमने क्या पढ़ा है? हमने एक चैप्टर कवर किया है बेटा जो है 11th वाले पोर्शन में, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, याद है आपको? ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था मॉलिक्यूलर कंट्रोल ऑफ सेल साइकिल, याद है आपको? मॉलिक्यूलर कंट्रोल ऑफ सेल साइकिल पढ़ा था हमने कहा था कि सेल साइकिल में जो है वो क्या होते हैं, देयर आर सर्टेन चेक पॉइंट्स, सेल साइकिल में चेक पॉइंट्स होते हैं, है ना बेटा? ठीक है, यानी सेल साइकिल में लगातार जीनोम की जांच होती है, चेक पॉइंट होते हैं और उसके बाद सेल आगे डिवाइड करती है। फिर हमने ये भी देखा था माइटोसिस को देखा था हमने। ठीक है, एक्चुअली में यदि कैंसर को टेक्निकली देखेंगे आपके तो कैंसर इज एक्चुअली ए टेक्निकल फेलियर। कैंसर यदि वास्तव में आप देखें तो क्या है कैंसर? कैंसर इज ए टेक्निकल फेलियर, ये एक तकनीकी समस्या। जैसे कि गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया, मान लिया हमने कि ब्रेक फेल हो गया, ब्रेक नहीं लग रहा गाड़ी का, तो क्या करोगे भाई? अब तो रुकेगी नहीं गाड़ी। समझ लीजिए कि कैंसर भी एक प्रकार का टेक्निकल फेलियर है। और दुनिया भर के साइंटिस्ट एक बात कहते हैं, वैज्ञानिक एक बात कहते हैं कि यदि कहीं पर तकनीकी समस्या है, टेक्निकल फेलियर है, देन वी कैन डेफिनेटली रिपेयर इट, एक ना एक दिन रिपेयर कर लेंगे। ये तो क्वेश्चन भी आने लगा एग्जाम में कि अगले एक डिकेड में, अगले एक दशक में किस बीमारी को हम खत्म कर देंगे? आंसर है कैंसर। अगले 10 साल जो है वो कैंसर की रिसर्च के लिए सबसे गोल्डन ईयर में से एक हैं। और मुझे मालूम है कि हम जो है वो 2030 तक हम कैंसर का ट्रीटमेंट खोज चुके होंगे। 19% से ऊपर कैंसर जो स्टेज 1 और स्टेज 2 होंगे उनको हम प्रॉपरली ट्रीट कर पाएंगे। और जो है वो तकरीबन 60% से ऊपर कैंसर जो स्टेज 3 होंगे उनको हम प्रॉपरली कंट्रोल करके रोक पाएंगे जहां थे वहीं। ठीक है, व्यक्ति की लाइफ एक्सपेक्टेंसी को हम बढ़ा पाएंगे, लेकिन उसके लिए हमें अभी 10 साल का समय चाहिए। ठीक है, क्यों, कैसे मालूम चला हमें, ये भी हम आगे बात करेंगे। तो अभी कहने का मतलब ये कि वैज्ञानिक कहते हैं कि जो कैंसर है वो भी एक टेक्निकल समस्या है, कि जो मॉलिक्यूलर कंट्रोल ऑफ सेल साइकिल है दैट गेट फेल्ड। और ये सब कुछ इसलिए होता है कि हमारे जीनोम में कुछ फॉल्ट होते हैं, हमारे डीएनए में कुछ फॉल्ट होते हैं जो ठीक से सिग्नल को पहचान नहीं पाते हैं, वो ठीक से सेल्स की ऑटोफेजी या उनकी ऑटोलाइसिस सेल का नहीं कर पाते हैं। और वो कहते हैं कि हमारे जीनोम में ताकत होती है कि वो हमारी बॉडी की पूरी सेल को स्कैनिंग करता है वो, और देखता है कि सेल में कोई फॉल्ट होगा सेल को वो डिस्ट्रॉय करता है। कभी कभी क्या होता है, कुछ म्यूटेशन होते हैं, उत्परिवर्तन होते हैं। और हमारे आसपास यदि आप देखें आप तो हमारे आसपास आज रेडिएशन का पूरा जंगल है, दिखाई नहीं पड़ता, हम देख नहीं पाते हैं। पर आप देखिए,
यदि मैं जहां पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, मेरे पास क्या है, मेरे पास आसपास में यहां पर वाईफाई लगा हुआ है, ठीक है, वाईफाई नेटवर्क का पूरा रेडिएशन इस कमरे में, मोबाइल फोन रखा हुआ है उसका रेडिएशन कमरे में, ठीक है ना, ठीक। बहुत सारे गैजेट्स ऐसे हैं। जैसे अभी मैं आपसे जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, तो रिकॉर्डिंग करने में मैं ये जो माइक्रोफोन इस्तेमाल कर रहा हूं दैट इज वायरलेस, के वायरलेस है, तो इसका भी रेडिएशन इसके डिवाइस तक पहुंच रहा है। जो मैं कैमरा इस्तेमाल कर रहा हूं दैट इज ऑल्सो वायरलेस कैमरा, एक रोबोटिक कैमरा है, जिस कैमरे को मैं यूज करता है इट इज ए रोबोटिक कैमरा, ठीक है। तो ये जो कैमरा है, ये कैमरा ये भी वायरलेस है, ठीक। जो डिवाइसेस से ये पूरा कम्युनिकेशन चल रहा है सॉफ्टवेयर में दैट इज आल्सो वायरलेस। लेकिन ये वायरलेस का मतलब क्या, मतलब ये रेडिएशन से बात कर रहे हैं आपस में, ये सारे डिवाइस रेडिएशन से बात कर रहे हैं। ये मैंने कहा कि ये जो है कैमरे का जो है वो रिमोट है, दैट इज आल्सो क्या है, रेडिएशन। इसके पास दबाएंगे बटन, रेडिएशन से काम, इंफ्रारेड रेडिएशन जो भी व्हाटएवर रेडिएशन के, उससे वो काम करेगा ना। तो मतलब हमारे आसपास आज रेडिएशन का जाल है और लगातार ऐसा माना जा रहा है कि रेडिएशन बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे वो। और इनके क्या लॉन्ग टर्म इंपैक्ट है आज तो हम नहीं समझ पा रहे हैं, आज हम नहीं समझ पा रहे हैं। और आज बहुत सारी रिसर्च ऐसी होती है, जैसे मैंने कहा कि मोबाइल रेडिएशन का क्या असर पड़ता है हमारे बॉडी पर, इसकी रिसर्च करोगे तो मोबाइल की लॉबी इतनी जो है वो पावरफुल लॉबी, इतना पावरफुल जो है वो ग्रुप है कि वो आपकी रिसर्च को भी इन्फ्लुएंस कर देंगे। तो इंडिपेंडेंट रिसर्च करना भी अपने आप में एक चुनौती है। आज सच बोलना आज बहुत बड़ी चुनौती है। आज के समय में सच बोलना बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि सच जो है उसको बाहर निकलने के पहले ही लोग खरीदने की कोशिश करते हैं, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, और सच के सामने इतना बड़ा झूठ लाके खड़ा कर देते हैं कि सच बाहर ही नहीं आ पाता। ये सच्चाई है। रियल वर्ल्ड में यदि हम देखें तो हम सच में, हम जिस संसार में रह रहे हैं ना, वहां पर अभी भी मैं कहता हूं आपसे कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो राज हम कुछ और सोचते हैं, होता कुछ और है वो, ठीक है। दुनिया में ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाना पड़ेगा, पारदर्शिता को बढ़ाना पड़ेगा। मैं सारी बातें आपसे बेटा इसलिए बोलता हूं कि ये बातें याद रखना कभी के। मुझे मालूम है कि ये संस्कार है हमारे, जो हमारा कल्चर का हिस्सा है, कि मतलब मैं आपको कुछ कह रहा हूं तो मुझे मालूम है कि ये बात यदि एक बच्चे की भी दिल तक चली गई ना, तो ये आसपास की दुनिया को बदलने में हमें हेल्प मिलेगी। कोई तो गुरु रहा होगा ना, कोई ना कोई की बात तो सुनी होगी। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, उसके पहले वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, उसके पहले वाले प्राइम मिनिस्टर ने, तमाम जिनको हम मानते हैं, जो बड़े बड़े ऑरेटर है, के सुंदर पिचाई की बात करें हम, चाहे हम जो है वो मार्क जुकरबर्ग की बात करें, हम किसी की बात करें, के कहीं ना कहीं दिमाग में एक इन्फ्लुएंस इनके भी रहा होगा, तो ये आगे बढ़े। बस तो मैं क्या बताना की कोशिश कर रहा आपसे कि जो है इतने सारे आसपास हमारे जो है वो चीजें, केमिकल्स हैं, रेडिएशंस हैं, कि हम नहीं जानते हैं कि इनका लॉन्ग टर्म में असर क्या होगा। तो कहने का मतलब यह है कि आज हमारे पास में कैंसर से निपटना एक चुनौती है। साथ में हमको जो है वो जो भी म्यूटेशन जो हो रहे हैं, जीनोम पे जो फर्क पड़ रहा है, उस फर्क को भी हमें समझना है, क्योंकि कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं लगातार। बढ़ने के कारण क्या है? अब लोगों का बोलना यह भी है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है इसलिए, नहीं। कहने का मतलब यह कि देखिए क्या था कि पहले के समय में लोगों की डेथ होती थी तो वो इन्फेक्शस डिजीज के, कोई संक्रामक बीमारी है उससे हो गया। लेकिन ये एक बीमारी है, जैसे कैंसर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लगेगा नहीं, वो ठीक है, वो एक से दूसरे में ट्रांसमिट नहीं करेगा वो। लेकिन ये समस्या ये है कि जिसको हुआ उसके लिए तो जानलेवा बन जाता है। तो अब फॉल्ट कहां पर है? फॉल्ट यहां पर ये कि हमारे जो है वो, हम कहते हैं कि जीनोम के अंदर कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ जिसने कैंसर को रोकने की क्षमता उसकी कम हो गई, इसलिए कैंसर हुआ। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि वैज्ञानिक आज दो स्तर पे काम कर रहे हैं। एक तो पहला स्तर तो यह है कि वो बीमारी का सही कारण के कॉज के, यानी वो काम कर रहे हैं कि सही कॉज क्या है, तो वो डीएनए को खंगाल रहे हैं। कि आज मानव जीनोम परियोजना से, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से हमारा पूरा डीएनए समझ लिया गया है, हमारे सारे जीन समझ लिए गए हैं। तो आज दुनिया भर के वैज्ञानिक जो है वो इतना बड़ा डेटाबेस है डीएनए का, उसको खंगाल रहे हैं, देख रहे हैं उसको पढ़ पढ़ के कि क्या है इसके अंदर।
तो डीएनए की पूरी स्क्रीनिंग चल रही है कि कहां पर परिवर्तन होने पर डीएनए के कौन से हिस्से में परिवर्तन होने पर कौन सा कैंसर होता है, यानी द जीनोम एंड ए पार्ट ऑफ जीन, जीन का कौन सा हिस्सा है जहां परिवर्तन हुआ, किस तरह का कैंसर उससे हुआ। यदि हमें यह मालूम चल जाएगा ना ठीक ठीक, तो क्या करेंगे हम, जीन का वो हिस्सा हटा के हेल्दी हिस्सा लगा देंगे, कुछ हेल्दी सेल्स को हम बॉडी में इंसर्ट कर देंगे, हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का कोई ना कोई तरीका खोज लेंगे, हम बोन मेरो के अंदर वो जीन डाल देंगे जो जीन जो है वो ऐसा प्रोटीन आएगा जिससे कि कैंसर जो है वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, देख रहे हैं आप, आपके सामने तस्वीर में ये दिखाई पड़ रहा है कि जो है ये जो है जब कोलोनोस्कोपी किया गया, तो कोलोनोस्कोपी करने के दौरान हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं जब कोलोनोस्कोपी का तस्वीर है, हम देख रहे हैं कि ये कोलोन कैंसर है के कोलोन कैंसर है। और क्या होगा, ये लगातार, यानी ये लगातार ये जो दिखाया रेड रेड सा, ये लगातार ग्रो करेगा और जिसे जो है देखो कई लोगों को लगता है, कई लोग जो है उनको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है, तो कई बार स्टूल पास करते में जो है वो जब वो फ्रेश होते हैं स्टूल पास करते हैं तो कई बार ब्लड आता है उसमें। तो यदि ब्लड फ्रेश रेड है, एकदम ब्राइट रेड ब्लड है, एकदम लाल ब्राइट रेड ब्लड है, तो चिंता वाली बात नहीं, क्योंकि उसमें समस्या ये कि एनल फिशर हो सकता है, पाइल्स हो सकते हैं, है ना। तो वो तो ऐसा है कि उसका सर्जिकल रेमेडी है, उसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। लेकिन यदि ब्लड जो है वो ब्राउन रेड आता है, एकदम ब्राउन चॉकलेटी रेड ब्लड आता है, स्टूल में ब्लड दिखाई पड़ता है पर वो चॉकलेटी रेड ब्लड है, चॉकलेटी ब्राउन है वो, देन इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न कि वो ब्लड जो है वो केवल रेक्टम से एनस के आसपास का ब्लड नहीं है, वो ब्लड जो है वो इंटेस्टाइन में कहीं निकला है ब्लड वो, और वो ब्लड कैंसर, जहां पे कैंसर हो वहां से निकल सकता है वो, इसलिए उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना भी जरूरी होता है। ठीक है, अब आपके सामने स्क्रीन पर दो महान वैज्ञानिक के सामने आपके, एक है ताशुको होंजू, जापानीज है, दूसरे हैं जेम्स एलिसन के। अब इन्होंने क्या किया भाई, इन्होंने जो है वो, इनका नाम याद रखिएगा आप, 2018 नोबेल प्राइज के 2018 में इनको नोबेल प्राइज मिला, और इनको नोबेल प्राइज कैंसर पर अपनी रिसर्च के लिए मिला। और इन्होंने क्या पता लगाया, इन्होंने पता लगाया कि देखो दोस्त, ऐसा है कि कैंसर की सेल पूरी बॉडी में कहीं भी फैल सकती है। कैंसर की सबसे बड़ी समस्या होती है कि बॉडी में एक जगह से कहीं भी फैल सकता है, तो मेटास्टेसिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद द कैंसर, कि यह बॉडी में कहीं भी फैल सकता है। मेटास्टेसिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद द कैंसर। तो अब वो सेल मान लो कहीं जाके फैल गई, तो कहां आप रेडिएशन दोगे, कहां पर आप कीमोथेरेपी प्रोवाइड, तो बड़ा समस्या हो जाए। तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, हमारा ब्लड तो हर जगह पहुंचता है, हमारी इम्यून सेल जो है वो हर जगह पहुंच सकती है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत बड़ा तरीका खोजा। इन्होंने कहा कि बॉडी की इम्यून सेल को हम ऐसे तैयार कर देते हैं, बॉडी की इम्यून सेल में, हमारी बॉडी की इम्यून सेल में ऐसी क्षमता होती है कि वो कैंसर सेल को पहचान कर फेगोसाइटोसिस कर सकती है, डिस्ट्रॉय कर सकती है। मतलब जैसे हमारी बॉडी बैक्टीरिया को, इसको एंटीजन जो होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करती है, तो वैसे ही हमारी बॉडी यदि वो इक्विप्ड हो जाए और उसको हम ऐसे ट्रेन कर दें, हमारे शरीर को हम ऐसे ट्रेन कर दें कि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम ही कैंसर से लड़ ले, मतलब हम कुछ ऐसी मेडिसिन तैयार कर दें जो हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को ट्रेन कर दें कि कैंसर से निपटना है। ठीक है, अब आपको वो कहता हूं कि कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स के ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से होता है, एचपीवी से होता है, उसके लिए एक वैक्सीन आती है गार्डासिल वैक्सीन लगाया तो बॉडी का इम्यून सिस्टम को मालूम चल गया कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस आएगा और वो कैंसर भी कर सकता है, तो हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम तैयार है। जैसे ही ह्यूमन पेपिलोमा वायरस अटैक करता है तो उसको वो डिस्ट्रॉय करता है, तो हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम लड़ तो रहा है वायरस से, रोक रहा है इन्फेक्शन को। तो उसने एक प्रकार से सर्वाइकल कैंसर, यूट्राइन कैंसर को कम किया है, नहीं क्या, कम किया ना उसने। तो ऐसे ही कई सारे ऐसे इम्यूनो मॉड्यूलेशन बोलते हैं इसको हम, कि हमारे इम्यून सिस्टम को हम जो मॉड्यूलेट कर सकते हैं, उसका लेवल हम कहीं और सेट कर दें, क्यों तेजी से ढूंढ के सेल कर दें। अब इसका तरीका खोजा, पता लगाया गया इसमें कि आप पाएंगे कि जो है कई सारे दुनिया के सारे धर्म जो हैं, सारे रिलीजन हैं, उनमें उपवास का कल्चर है। भाई जो इस्लामिक पीपल हैं वो रोजा रखते हैं, कई घंटे नहीं खाते खाना, वो एकदम ड्राई फास्टिंग करते हैं, वो सलाइवा भी सॉलो नहीं करते हैं, यानी मॉर्निंग सुबह जब जैसी जो है वो रोजा की शुरुआत हुई तब से लेके जो है रात तक जो है वो कुछ भी नहीं खाते पीते, इवन डोंट सोलो देयर सलाइवा आल्सो।
ठीक है। जैन लोग होते हैं वो भी अपना जो है वो गर्म पानी पे अपना उपवास करते हैं के, और जो हिंदू लोग हैं जो जो वाकई में तरीके से जो उपवास करते हैं वो भी नवदुर्गा में उपवास करते हैं के। अभी गणेश जी गए तो उसमें लोग बाग उपवास करते हैं के। तो अलग अलग फेस्टिव टाइम आता रहते हैं। और आप कभी पाएंगे कि अभी कभी कभी आप अपनी मम्मी के पास में, आपकी मम्मी किचन के अंदर एक कैलेंडर लगाती हैं। आपकी मम्मी किचन में एक कैलेंडर लगाती है, किचन की एक दीवार पे जाके देखिएगा कैलेंडर लगा होगा, उस कैलेंडर में जो है सारी तिथि लिखी होती है उसमें के, ये गणगौर आएगा, ये संतान साते आएगा, ये प्रदोष का व्रत होगा, ये पूर्णिमा का व्रत होगा, ये वाली सोमवती अमावस्या है। ये मतलब उनको हर 8 दिन में मैं 10 दिन में उनको एक व्रत आता है उनका। और कुछ ना हो तो मम्मी मानती है आपके लिए सोमवार का भी व्रत रखती है। पहले किसी जमाने में पापा के लिए रखा होगा उन्होंने, ठीक है। अभी उन्होंने आपके लिए रखने लगा शुरू किया। फिर पापा बोलते हैं कि भाई हम मंगलवार के दिन हमारे घर में सब कुछ सादा सादा बनेगा, क्या हम मंगलवार का व्रत रखेंगे हम। जब मैं पढ़ता था, बता रहा हूं कि मतलब जब मैं पढ़ता था मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी कर, तब मैं बुधवार का वेडनेसडे का व्रत रखता था एक टाइम का, गणेश जी के लिए। गणेश जी बुद्धि के देवता है, विद्या के देवता है के। अपने को विद्या से मतलब था, अरे विद्या का मतलब नॉलेज की बात कर रहे हैं, तुम विद्या से मतलब था, ठीक है। एकदम लेके मतलब सर कौन विद्या, ठीक है। तो भैया ऐसा है, विद्या का मतलब है नॉलेज, इंटेलिजेंस, इंटेलेक्ट, उससे मतलब के। तो उसके लिए हम उपवास रखा करते थे। तो हमारे कल्चर में इतना गहरा बसा हुआ है ये कि घर में कोई पूजा पाठ होता है दोपहर का टाइम, सुबह से लोग भूखे होते, खाली पेट होते हैं, है ना। ये सब क्या है, ये सब है हमारी बॉडी में कि ऑटोफेजी को बढ़ाने का तरीका है। और इस मामले में मैं कहता हूं कि दी रिलीजन जिनमें कि उपवास, लंबे लंबे उपवास, वो बड़े साइंटिफिक हैं। उन्होंने एक जमाने में कुछ भी नहीं मालूम था तो उसका इस्तेमाल किया। किसी को कोई कैंसर का नाम ही नहीं पता होगा, लेकिन कई 100 वर्षों से इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं। गांधी जी बोलते थे उपवास से उपचार। गांधी जी बड़ा उपवास करते थे, लोगों को लगता था अनशन पर बैठ के बापू उपवास कर लेते थे, ठीक है। मतलब बापू डबल, मतलब उनके दोहरे फायदे थे, इसको मतलब गलत मत लीजिएगा, पर जो है गांधी जी ने बहुत कुछ सिखाया है लोगों को लाइफ स्टाइल के बारे में। कई किताबें लिखी उन्होंने, इसमें कई जगह पर उन्होंने आर्टिकल लिखे कि उपवास से ये फायदे होते हैं। तो आप बोलोगे सर ये बीच में कैंसर से उपवास कहां से आ गया? अरे भाई मैं बतला रहा हूं, आप पहुंचने दो मेरे को वहां तक के। मैं दुबई गया एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस में, वहां पर मैं एक डॉक्टर से मिला। वो डॉक्टर बेसिकली डॉक्टर, डिग्री वाइज डॉक्टर नहीं है वो, ही इज ए फिजिसिस्ट, फिजिक्स के ज्ञाता हैं वो, साइंटिस्ट हैं वो। उनकी वाइफ को कैंसर हुआ, सारे डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए। सब डॉक्टर्स ने बोला कि नॉट पॉसिबल, ट्रीटमेंट नहीं कर पाए आप, मुश्किल से आपकी वाइफ 2 साल, मैक्सिमम 3 साल मान लीजिए, इतना लाइफ बचा है इनका, बाकी नहीं बचा पाएंगे। ब्लड कैंसर, बहुत दुखी हुए वो, क्या किया जाए। अब चूंकि बड़े साइंटिस्ट थे, कई डॉक्टर को जानते थे वो, तो उन्होंने सबसे संपर्क किया। लोगों ने बोला कि भाई इस कैंसर में, इस तरह का ब्लड कैंसर, इसमें तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये कि हाँ कुछ दवाई देंगे तो कुछ सारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाता है, लेकिन इट इज ए ऑलमोस्ट ये बहुत बड़े स्तर पे हो चुका है, इसलिए कर पाना मुश्किल है इसको। तो फिर उन्होंने, आपको बताऊं, ये मुझे बताया खुद कहानी उन्होंने, ये 1 to 1 बात बता रहा हूं आपको बैठ के। उन्होंने मुझे बताया कि फिर मैंने डॉक्टर गीता, फिर मैंने जो है वो इंडियन लिटरेचर पढ़ा, आयुर्वेदा को पढ़ा, मैंने बहुत सारी चीजें मैंने खोज देखी। फिर मैंने जो है वो अरेबियन लिटरेचर कई सारा है उसको पढ़ा मैंने। इवन ही स्टडीड कुरान ऑल्सो। अब चूंकि कुवैत के, तो उन्होंने उसको वहां भी देखा, उन्होंने तमाम, उन्होंने अलग अलग रिलीजन के सब वो, और देखा उन्होंने क्या इस तरह की किसी बीमारी का कहीं जिक्र है। उन्होंने कहा वैदिक लिटरेचर में जिक्र है इसका, कहां है मुझे नहीं मालूम। ये मैं, वो जो बोल रहे थे तो मैं तो अज्ञानी साइड पे बैठा था कि मैंने तो नहीं पढ़ा भाई, लेकिन क्योंकि मैंने वेद ही नहीं पढ़ा कभी ढंग से, तो मैं क्या बोलता, मैं चुपचाप बैठ गया ना। मैं सुना मैंने उनकी बात को, उन्होंने बताया मुझे, उन्होंने कहा देन आई स्टार्टेड थेरेपी। मैंने अपनी वाइफ को बोला कि मैं तुम पर एक थेरेपी अपना रहा हूं, कि देखो ऐसा है कि नहीं, कुछ नहीं करेंगे तो कुछ होगा भी नहीं।
तो उन्होंने चूंकि फिजिक्स के ज्ञाता थे तो उन्होंने तमाम देखा कि भाई सेल में क्या, सेल फिजियोलॉजी को अच्छे से समझा उन्होंने। उसके बाद उन्होंने अपनी वाइफ को जो है उन्होंने फास्टिंग पर कुछ दिन उन्होंने फास्टिंग का, इंटरमिटेंट फास्टिंग, ड्राई फास्टिंग, बट बहुत सारे तरीके से उनको फास्टिंग कराते कराते उन्होंने बॉडी के अंदर उन्होंने ऑटोफेजिक को इंड्यूस किया उन्होंने। और इस ऑटोफेजी के लिए उन्होंने एक चाइनीज साइंटिस्ट हैं और एक जो है अपने हांगकांग में एक साइंटिस्ट है, उनसे कांटेक्ट किया उन्होंने और ऑटोफेजी को साइंटिफिक तरीके से किया उन्होंने। सुनिए बात जरा। आफ्टर 1 ईयर ऑफ ट्रीटमेंट, कई बार उनकी वाइफ घबरा के बोलती थी मुझे नहीं करना तुम्हारा ट्रीटमेंट, ये कुछ नहीं होगा, मुझे प्लीज मुझे नॉर्मल रहने दो, उठ के मैं परेशान हूं, ऐसा वैसा करके विड्रॉ कर देती। लेकिन वो अपनी वाइफ को बड़ा समझाते थे उठ के, मुश्किल से उन्होंने वो ट्रीटमेंट पूरा कराया। आपको पता है क्या हुआ? 1 साल के इस ट्रीटमेंट के बाद उनकी वाइफ में कैंसर के सारे लक्षण खत्म हो गए, एक भी बॉडी में कैंसर सेल नहीं मिली और वो परमानेंटली क्योर हो गई वो। अब ये कहानी उन्होंने जो है वो, ये चीज उन्होंने जो है वो बकाया साइंटिफिक प्लेटफॉर्म पे उन्होंने बताया, हम सबको बताया उन्होंने। उनकी वाइफ के उन्होंने अभी रिसेंट के फोटोग्राफ भी दिखाए उन्होंने, कैंसर के समय के फोटोग्राफ भी दिखाए उन्होंने हम लोग उठ के। और उन्होंने ये भी कहा उन्होंने, उसके बाद मैंने कुवैत के अंदर एक कैंसर के लिए उन्होंने सेंटर खोला हुआ है, दुनिया भर से वहां पर जो है लोग पहुंचते हैं, ठीक है। मैं कभी उनका मुझे डॉक्टर साहब ने नाम भी मुझे दिया था, मैं नाम बताऊंगा उनका, नाम मैं भूल रहा हूं उनका। तो एक्चुअली उन्होंने बताया कि उन्होंने जो है वहां पर जो है वहां पे वो पेशेंट पहुंचते हैं और वो उस प्रकार से इलाज करते हैं। बोले कई केसेस में हम इलाज, क्योंकि पेशेंट का विल पावर बहुत कुछ चीज चाहिए इसके लिए, कई केसेस में हम सक्सेसफुल नहीं होते हैं, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में हम सक्सेसफुल हो जाते हैं जहां पर पेशेंट हमको कोऑपरेट करता है। और ये जो है यही और उनका फंडा सिंपल था कि एक बार बॉडी के अंदर के जो सेल्स हैं वो भोजन की तलाश में निकलते हैं, जब बाहर वो ऑटोफेजी करते हैं। कई बार बॉडी क्या करती है कि जब देखती है कि अरे भाई फूड की कमी हो रही है, तो वो क्या करती है, वो ऐसे एक्स्ट्रा सेल्स या एक्स्ट्रा ऑर्गेनेल जो सेल के अंदर प्रेजेंट है उनको वो पहले खाती है, ऑटोफेजी करती है। फिर कई सेल्स ऐसी होती है जो सेल जो है किसी जो नई बनी सेल्स है, किसी काम की सेल्स नहीं है, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है किसी बॉडी में केमिकल रिलीज करके, ताकि बॉडी में फूड की सप्लाई बढ़े एक प्रकार। तो हमारी पूरी बॉडी जो है हाइपर एक्टिव रहती है और वो उन सब चीजों को डिस्ट्रॉय करने लगती है जो काम की नहीं है, और उसमें कैंसर सेल भी लपेटे में आते हैं, कैंसर सेल भी डिस्ट्रॉय होते हैं उसमें। तो ये उन्होंने खोजा और यही चीज को सैम जो है वो उसी चीज को बतलाया जो है हमको हॉन्जो ने और एलिसन ने बतलाया। इन्होंने क्या बताया देखो, द 2018 नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन हैज बीन अवार्डेड जॉइंटली to 2 cancer immunotherapy researchers, James P. Allison, PhD of the University of Texas, एंडरसन कैंसर सेंटर में काम करते हैं ये, डॉक्टर ताशुकु होंजू ऑफ क्योटो यूनिवर्सिटी इन जापान। एलिसन एंड होंजो वेर ऑनर्ड फॉर देयर वर्क ऑन अनकवरिंग वेज टू एक्टिवेट द इम्यून सिस्टम टू अटैक कैंसर, ए ब्रेक थ्रू इन डेवलपिंग न्यू कैंसर ट्रीटमेंट के। और आपको बता दूं मैं कि इस पूरे में अभी हाल ही में बड़ा ट्रेंड चल रहा है फास्टिंग का, इंटरमिटेंट फास्टिंग का, और इस सब में जो हमारा पुराना नॉलेज है ना, चाहे वो इस्लाम में हो, चाहे वो हिंदू धर्म में हो, चाहे वो जो है वो क्रिश्चियनिटी में हो, चाहे वो योगियों में हो, चाहे वो जो है जैन धर्म में हो, कहीं भी हो, वो उपवास का नॉलेज ही काम आया। वो स्मॉल स्केल पे आप फास्टिंग करते हैं तो फास्टिंग में परिवर्तन जो है वो एक दिन में नहीं आता है कि एक दिन फास्ट किया, एक टाइम खाना खाया, फिर उसके बाद शाम को पकोड़े बना के खा लिए, नहीं। फास्टिंग शुड बी फॉर अ लॉन्गर पीरियड। फिर बॉडी के अंदर एक्टिवेशन शुरू होता है होना। इसलिए आप देखेंगे रोजे 30 दिन चलते हैं, नवदुर्गा 9 डेज चलता है लगातार, ठीक है। Hello, everyone. My name is Newton. I hope you are enjoying. Sorry to disturb you in between lecture, but it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. पर्युषण पर्व होता है, वो भी लंबा चलता है।
कोई यदि मैं धर्म से रिलेटेड कोई आंकड़ा गलत दे दूं बेटा मुझे माफ कर दिया करो, क्योंकि मुझे मैं इतना कई बार है ना, मतलब मैं हो सकता है आप जैनी हो, आप बोलो नहीं सर ऐसा नहीं, तो वो मुझसे बहस मत कीजिए उसको, मैं एक ब्रॉड बड़े पर्सपेक्टिव में बात कह रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो समझ बेटा मेरी बात का कॉन्टेक्स्ट समझिए, आप उसको फैक्चुअल चेकिंग मत कीजिए उसको के जनरल चीजों की, जब साइंटिफिक बात कर रहा हूं, कंटेंट की बात कर रहा हूं, वहां पे फैक्ट भी बिल्कुल सही बताऊंगा, ठीक है। लेकिन कई चीजें जनरलाइज होती है ना बेटा, तो उसके बारे में ना कि आप बोले मुझे कि मुझे कई लोग बोलते हैं सर आप एक बार जो है कुरान पढ़ के देखिए, एक बार आप हमारा ये पढ़ के देखिए। अरे भाई सिंपल सी बात है, मैं सब पढ़ा हुआ हूं एंथ्रोपोलॉजी में के उस दौरान के, मैंने सबको ब्रॉडली में, लेकिन आप मुझसे क्या उम्मीद करते हैं? आई एम नॉट ए, मैं कोई प्रीचर थोड़ी हूं कि मैं प्रीच करने आ जाऊं यहाँ पे, या मैं कोई जो है धर्म गुरु हूं। भाई मुझे मेरा धर्म एक ही चीज है, मेरी जो मेरी धार्मिक पुस्तक है वो है हैरिसन। समझते हैं हैरिसन क्या है? गूगल कर लीजिएगा, ठीक है। हैरिसन्स इंटरनल मेडिसिन, वो मेरी बुक है फेवरेट, ठीक है। मेरी बुक है नंबर 2 पे, आजकल नंबर 1 पे भी चल रही है, एनसीईआरटी 11th और 12th। यही मेरे लिए मेरा सबसे बड़ा काम है कि भैया मेरे पास मरीज है उसको मैं ठीक कर दूं, पढ़ने आया उसे पढ़ा दूं सही के, यही मेरा काम है, यही मेरा कर्तव्य है, और यही मेरा कर्म ही पूजा है, सबसे बड़ी कर्म ही पूजा है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि हम देखो ये नॉलेज को इतना, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये पता लगा लिया इन्होंने कि क्या कोई कैसे केमिकल है जिन केमिकल से हम इम्यून सिस्टम को इंड्यूस कर दें। कैंसर हो गया किसी को तो इम्यून सिस्टम को इंड्यूस कर दे और वो कैंसर सेल को हमारा बॉडी डिस्ट्रॉय कर दे। भाई जब किसी को इन्फेक्शन होता है तो हम दवा देते हैं, हम एंटीबायोटिक देते हैं, लेकिन साथ में हमारा इम्यून सिस्टम भी तो लड़ रहा होता है, तब तो इन्फेक्शन खत्म होता है। भाई इम्यून सिस्टम काम करना बंद कर दे तो आप कोई भी दवा दोगे ना तो काम नहीं करेगी दवा, वो दवा काम करती है हमारे इम्यून सिस्टम के साथ मिलके। तो वो ये भी कहते हैं कि वी कैन डेवलप दैट मेडिसिन की जो हमारे इम्यून सिस्टम का मॉड्यूलेशन कर दें, वो इम्यूनोथेरेपी, यानी इम्यून सिस्टम को हम थेरेपी के द्वारा थोड़ा मॉड्यूलेट कर दें, चेंज कर दें, और वो कैंसर सेल पे अटैक करें, और वो इस प्रकार से पहचान ले कैंसर को, ये जो भी कैंसर सेल है उनको पहचान कर उनको चुन चुन के उनको डिस्ट्रॉय कर दे वो, ठीक। और इसमें हमारी आगे बड़ी हेल्प करने वाली है नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो याद रखिएगा 2018 का नोबेल प्राइज एक बड़ा रिमार्केबल प्राइज जो है वो डिस्कवरी के लिए जेम्स पी पैलिसन एंड ताकुसो होंजूट के, और फॉर द डिस्कवरी ऑफ कैंसर थेरेपी बाय इनहिबिशन ऑफ नेगेटिव इम्यून रेगुलेशन, ठीक है ना, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं एनसीईआरटी पर हम। कैंसर इज वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडेड डिजीज ऑफ ह्यूमन बीइंग, सबसे खतरनाक, गंभीर, एंड इज द मेजर कॉज ऑफ डेथ ऑल ओवर द ग्लोब। मैंने कहा ना हर 6 में से 1 आदमी की मृत्यु जो हो रही है वो कैंसर से हो रही है, ठीक है। आप देखिए ना, वी लॉस्ट ग्रेट एक्टर्स दिस ईयर, इरफान खान, ऋषि कपूर, एंड रिसेंटली संजय दत्त इज ऑल्सो बैटलिंग विद द कैंसर, ऐसा न्यूज आया। तो कहने का मतलब यह है कि यह बड़ी गंभीर समस्या है। मोर देन ए मिलियन इंडियंस सफर फ्रॉम कैंसर एंड ए लार्ज नंबर ऑफ देम डाई फ्रॉम इट एनुअली, ठीक है। बड़ी संख्या में इंडियंस के अंदर भी है। माई मदर ऑल्सो गॉट कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स एट द एज ऑफ 34 years. My mother got carcinoma of cervix at the age of 34 years, and then it is operated. तब क्या गया, उनका हिस्टेरेक्टोमी किया गया, तब जाके उन्हें सेव कर पाए। The mechanism that underlie development of cancer, the mechanism that underlie development of cancer or oncogenic transformation of cells, its treatment and control have been some of the most intense area of research in biology and medicine, ठीक है। देखिए कितनी बड़ी बात लिखी है एनसीईआरटी ने। एनसीईआरटी ने कहा कि भैया देखो तुम ये बुक पढ़ रहे हो, कल को तुम रिसर्चर बन जाओगे, कल को तुम डॉक्टर बन जाओगे, तो एक बात का ध्यान रखना, कैंसर में बहुत स्कोप है रिसर्च का, यानी कैंसर में इतना सारा रिसर्च चल रहा है कि अभी आप जो है फिलहाल कोरोना की वैक्सीन पर लोग काम कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में बड़ी संख्या में साइंटिस्ट जो है ऑलरेडी जो काम पर लगे हुए हैं वो लगे हुए हैं कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए।
कैंसर में जो अब कैंसर को में कई सारे अलग अलग लेवल पर जो है रिसर्च चल रहा है, जैसे कि कैसे कैसे कैंसर डेवलप होता है, मतलब कैसे नॉर्मल सेल लगातार डिवाइड करने लगती है, व्हाई सम नॉर्मल सेल्स बिकम सडनली कैंसरस सेल्स, ये पता लगाना है हमें कि कैंसर सेल के ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान कौन कौन से जीन इन्वॉल्व होते हैं, कौन से ऐसे जीन है बॉडी में जो बड़े कमजोर हैं, जरा सा कोई केमिकल का इंपैक्ट आया, कोई रेडिएशन आया तो वो जीन कैंसरस जीन में कन्वर्ट होते हैं, कौन से हमारे जीनोम के अंदर ऐसे वीक पॉइंट हैं जो प्रोटो ऑन्कोजीन के समान व्यवहार करते हैं, मतलब जो जिनमें कोई परिवर्तन होगा तो वो कैंसर जीन बन जाएंगे, वो जीन पहचानना है हमको। ठीक है, फिर हमको ये पता लगाना है कैसे हम इसका, यदि हो गया है कैंसर तो कैसे उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्या दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन से रेडिएशन यूज कर सकते हैं, किस डोज में रेडिएशन यूज कर सकते हैं, किस प्रकार से इफेक्टिवली कैंसर ट्रीट कर सकते हैं, कैसे इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट कर सकते हैं, ये भी रिसर्च का एंगल हटके, और हम बीमारी आगे ना बढ़े और हमारी बॉडी पर रेडिएशन केमिकल का इंपैक्ट कम हो, उसके लिए भी हम जो है वो रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब बड़े इंटेंस रिसर्च एरिया है कैंसर के लिए बेटा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन आवर बॉडी सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन इज हाईली कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड। अब इसके बारे में क्या पढ़ा हुआ है हमने, याद है आपको, हमने सेल साइकिल, मॉलिक्यूलर कंट्रोल, याद है बेटा, मॉलिक्यूलर कंट्रोल, सीडीके, साइक्लिन्स, ठीक है, ये सब पढ़ा हुआ है हमने अच्छे के। और जब मैंने माइटोसिस पढ़ाया था मैंने आपको, तब मैंने वहां पर भी कैंसर आपको बताया था कि वहां पे सार्कोमा, लिम्फोमा, इसके ऊपर हमने बात किया था, याद कीजिएगा। ठीक है, अब हमारी बॉडी में सेल का ग्रोथ, डिफरेंशिएशन सब बड़ा कंट्रोल होता है, यानी एक्स्ट्रा सेल जरूरत नहीं है तो वो नहीं बनती, जरूरत होगी उतनी सेल बनती है। इन कैंसर सेल देयर इज ब्रेकडाउन ऑफ दिस रेगुलेटरी मैकेनिज्म। अब कैंसर सेल में क्या होता है, ये जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म होती है ये काम नहीं करती है। नॉर्मल सेल जो होती है उनमें एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ये होती है, उनमें होती है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी होती है। अब आप बोलोगे सर ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन समझ में नहीं आया हमको, मतलब नॉर्मल सेल बोलती है कि यदि कहीं पर सेल्स जो है वो प्रेजेंट है और सेल्स आपस में एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में, ठीक है, तो नॉर्मल सेल को ये पता होता है कि यदि मैं किसी और सेल के कांटेक्ट में हूं तो मुझे जो है वो इनॉर्मस रेट से, तेज गति से डिवाइड नहीं करना है। जरूरत पड़ेगी मुझे जब सेलुलर मार्कर मिलेंगे तभी मैं डिवाइड करूंगी, अदरवाइज डिवाइड नहीं करूंगी। तो नॉर्मल जो बॉडी सेल होती है वो सेल्स के कांटेक्ट में आने पर ग्रोथ करना बंद कर देती है, क्योंकि उन्हें मालूम है यदि मैं रेगुलर ग्रोथ करूंगी तो आसपास की सेल को डैमेज कर दूंगी। तो नॉर्मल सेल होती है वो दूसरी सेल के कांटेक्ट में आने पर अपने डिवीजन को वो रोक लेती है, इसे कांटेक्ट इनहिबिशन कहते हैं। बाय वर्च्यू ऑफ विच कांटेक्ट विद अदर सेल इनहिबिट देयर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। इससे क्या होता है, अनकंट्रोल ग्रोथ नहीं हो पाती है। ध्यान सुनना बेटा के, तो नॉर्मल सेल की प्रॉपर्टी होती है कांटेक्ट इनहिबिशन के। सामान्य कोशिकाएं जो होती हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि जो दूसरी सेल के संपर्क में आती है, कांटेक्ट में आती है, तो वो डिवाइड करना कम करती है, अपनी ग्रोथ को कम करती है, इसे कांटेक्ट इनहिबिशन कहते हैं। लेकिन कैंसर सेल क्या होती है, वो स्वार्थी होती है, सेल्फिश होती है। The cancer cell appear to lose this property. कैंसर सेल एकदम स्वार्थी हैं, दूसरे के बारे में नहीं सोचती हैं। They are the selfish cell, नहीं सोचती दूसरे के बारे में, वो केवल अपने डिवाइड करें, मैं ही डिवाइड करूंगी, मेरी संख्या बढ़ेगा के, मतलब they lost this property। मतलब कैंसर सेल में कॉन्टेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी नहीं होती है, नॉर्मल सेल में होती है। ठीक है, as a result of this cancer cells just continue to divide giving rise to masses of cell called tumor। के अब इसमें कैंसर सेल लगातार डिवाइड कर रही होती हैं, सेल्स का गुच्छा या ग्रुप बन जाता है और उसे हम ट्यूमर कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम ट्यूमर कहते हैं। ठीक है, ट्यूमर भी दो तरह के होते हैं, एक वो जहां बनते हैं वहीं प्रेजेंट रहते हैं, तो चलो उस ऑर्गन को हमने ऑपरेट कर दिया, ऑपरेशन करके ट्यूमर को निकाल दिया हमने, जहां बना वहीं प्रेजेंट था तो हमने ऑपरेशन किया, ट्यूमर को निकाल दिया हमने। दूसरे होते हैं मैलिग्नेंट, ये खतरनाक है, मतलब ट्यूमर बनता है, ट्यूमर की सेल टूट टूट कर पूरी बॉडी में फैल रही होती है, ये कैंसर मैलिग्नेंट है, खतरनाक है, पूरी बॉडी में फैल जाता है। बिनाइन ट्यूमर,
नॉर्मली रिमेन कन्फाइंड टू देयर ओरिजिनल लोकेशन, जहां होता है वहीं पाया जाता है, एंड डू नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, कॉजेज लिटिल डैमेज, कि बॉडी के दूसरे भाग में नहीं फैलता है, इसलिए बॉडी को इससे कम डैमेज होता है। द मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑन द अदर हैंड आर द masses of proliferating cells called the neoplastic or tumor cell. These cells grow very rapidly, invading and damaging the surrounding normal tissue. देखिए ये क्या होता है, ये बहुत तेजी से बढ़ने वाली सेल होती है, और ये क्या करती है, ये जो है वो आसपास के टिश्यू में भी इन्वेट करती है, वहां से फैलकर दूसरी बॉडी हिस्सों तक पहुंच जाती है, तो ये खतरनाक होता है। तो ये सेल जो है तेजी से ग्रो करती है, इन्वेट करती है, और आसपास के नॉर्मल टिश्यू को ये डैमेज करती है, ठीक है। और इन सेल की जो है इतना देखिए, ऑल एज दिस सेल्स एक्टिवली डिवाइड एंड ग्रो, they also starve the normal cell by competing for vital nutrient. अब क्या होता है, कैंसर सेल बहुत तेज डिवाइड करती है, तेज डिवाइड करेगी, इट नीड मोर फूड मटेरियल, तो क्या होगा, नॉर्मल सेल को फूड नहीं मिल पाएगा, नॉर्मल सेल जो है वो स्टार्व कर जाएगी, क्योंकि जो वाइटल न्यूट्रिएंट है, जो फूड है, जो अधिकांश केमिकल है, उनका इस्तेमाल कौन कर रहा है, कैंसर सेल कर रही होती है। सेल्स स्लॉट फ्रॉम सच ट्यूमर रीच डिस्टेंट साइट थ्रू ब्लड, and wherever they got lost in the body they start a new tumor there. अब देखिए ये बड़ी खतरनाक, ये क्या होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर में जो कैंसर सेल यहां पर प्रेजेंट थी, वहां बन रही बड़ी संख्या में, वहां से टूटकर ब्लड के थ्रू मान लो किडनी में पहुंच गया, अब किडनी में कहीं फंस गया जाके वो सेल, तो अब किडनी के अंदर कैंसर हो गया, किडनी में ग्रो करना शुरू हुआ, वहां से मान लो वो सेल का एक हिस्सा गया और वो कहां चला गया, लीवर में जाकर रुक गया, तो लीवर में भी कैंसर ग्रो करना शुरू कर दिया, लंग्स में गया तो लंग्स में क्या, इसे बोलते हैं सेकेंडरीज, हम लोग मेडिकल में इसको बोलते हैं दीज आर दी सेकेंडरीज, कि प्राइमरी कैंसर कहीं और था, वहां से सेल्स टूट टूट के पूरी बॉडी में फैल रही हैं, और जहां जहां लिम्फ नोड, जहां हर कई जगह बॉडी में 25 ही जगह पर कैंसर जाएगा, तो ऑपरेट करके निकाल भी नहीं सकते उसको, और ये सबसे फियरसम प्रॉपर्टी है, सबसे खतरनाक प्रॉपर्टी है, इसे बोलते हैं मेटास्टेसिस बोलते हैं, और ये डेथ का सबसे बड़ा कारण है। ट्रीटमेंट करना जो है बहुत मुश्किल होता है इसमें, और इस अवस्था में जो है बचा पाना भी बड़ा मुश्किल होता है, मतलब चांसेस आर वेरी लो, वेरी वेरी लो। मेटास्टेसिस यदि हो गया है तो बचाना बहुत मुश्किल, कोई पता ही नहीं चलता है कि वो सेल गई कहां, ब्लड तो बॉडी में सब जगह जा रहा है, तो वो सेल यानी किधर भी बॉडी में किधर भी कैंसर जो है वो हो सकता है सेकेंडरी के रूप में, ठीक है। देन कम टू द कॉजेज ऑफ कैंसर। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ कैंसर के? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल into cancerous neoplastic cell may be induced। अब देखो वे सारे कारक जो कैंसर को इंड्यूस कर सकते हैं उन्हें हम कार्सिनोजन कहते हैं, ठीक है, या उन्हें हम ओंकोजेनिक फैक्टर्स कहते हैं इनको, ठीक है। वे सारे केमिकल्स या कारक जो कैंसर कर सकते हैं कार्सिनोजन कहलाते हैं, या ऑन्कोजेनिक फैक्टर्स कहते हैं उनको हम, के तो क्या होता है बेटा, नॉर्मल सेल को जो कैंसरस न्यूप्लास्टिक सेल में कन्वर्ट करता है, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एजेंट हो सकते हैं, और इनको हम कार्सिनोजन कहते हैं। कश्मीर में कई लोग जो है वो कांगड़ी होता है, ठीक है, कश्मीर में कई लोग जो है वो कांगड़ी जो है एक छोटा सा बर्तन जैसा होता है, वो उसमें कुछ गर्म अंगार कुछ रखे होते हैं, और उसको वो अपने कपड़ों में लगा के रखते हैं ताकि बॉडी में हीट रहे, गर्म लगे, वो अधिक ठंड पड़ता है कई जगह पे, तो वो वैसा करते हैं। दैट बिकम ए बिगेस्ट रीजन ऑफ द स्टमक कैंसर, जहां लगाते हैं उसके बाद उससे कैंसर हो जाता है उससे। तो कई बार है ना, कई बार ऐसा होता है कि जो है मतलब ये तो फिजिकल हो गया ना, इसमें तो कुछ खाया भी नहीं, कोई रेडिएशन भी नहीं इसमें, लेकिन वो एक टेम्परेचर बॉडी में एक हिस्से पर लगातार हाई टेम्परेचर मिलता रहा सालों तक, तो वहां की सेल जो है वो कैंसर सेल में कन्वर्ट हो गई वो, ठीक है। तो कोई फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एजेंट जो है वो भी कैंसर कर सकते हैं। आयोनाइजिंग रेडिएशन जैसे कि एक्सरे, गामा रे, और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन जैसे अल्ट्रा वाले रेडिएशन, ये डीएनए को डैमेज करती हैं, और ये भी नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन करती हैं, म्यूटेशन करती हैं, और वो म्यूटेशन से नॉर्मल सेल कैंसर सेल में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। देखो बेटा, अब ये छोटी छोटी बातें याद रखना है। आयोनाइजिंग रेडिएशन क्या है बेटा? वो है आपके एक्सरे और गामा रे, ये भी जो है वो क्रोमोसोम को तोड़ती हैं, क्रोमोसोम को डैमेज करती हैं, क्रोमोसोमल एब्रेजन करती हैं, एबनॉर्मल क्रोमोसोम को बनाती हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था फिलडेल्फिया क्रोमोसोम, क्या पढ़ा था याद है आपको? फिलडेल्फिया क्रोमोसोम की बात की थी हमने, कहां बात की थी हमने? ये माइटोसिस के बाद कैंसर पढ़ाया था मैंने, आपको याद होगा, ठीक है। मतलब एकदम अटेंटिव रहिए क्लास में, क्या पढ़ा दिया है, कहां पढ़ा दिया, ये पता आपको होना चाहिए। यदि घूमते फिरते क्लास में आप आ रहे हैं ना,
गीतेंद्र सर को चेक करने यदि घूमते फिरते क्लास में आप आ रहे हैं तो आप महामूर्ख हैं आप, क्योंकि आप हमको जज नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको जब तक रेगुलेटरी में फॉलो नहीं करेंगे तब तक जो है आपको फायदा नहीं मिलेगा। अरे मुझे जज करके क्या मिलेगा भाई, अच्छा पढ़ाता है, इससे अच्छा तो वो पढ़ाता है, उससे अच्छा वो पढ़ाता है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, उससे अच्छा है, इस अरे क्या तुम हो कौन भाई। मैं कहता हूं नहीं, जितने लोग ऐसी कमेंट करते ना, ये उससे अच्छा, वो उससे अच्छा, सारे मूर्ख हैं वो और महामूर्ख हैं वो, क्योंकि तुम खुद क्या हो भाई। तो तुम पहले अपने आप को देखो कि तुम ये बोलो कि मुझे वहां पर ठीक लग रहा है, ठीक है, बोलो भी क्यों, अपना जाके देखो चुपचाप से। तुम्हारा वोमिट करना जरूरी है क्या, ठीक है। तो अच्छे के लिए बोल रहा हूं, बुरे के लिए बोल रहा हूं, जो जहां पढ़ रहा है गुरु का सम्मान कीजिए। कहीं पढ़ रहे हैं आप, वहां पढ़िए, कोई मैडम पढ़ा रही है, कोई सर पढ़ा रहा है, कोई टीचर पढ़ा रहा है हट के, वे सब आपसे बहुत ज्ञानी है, सम्मान कीजिए उनका। संस्कार बतलाता है ये आपके, और फॉलो कीजिए उसको। जो हॉपिंग होती है ना, हॉप इन हॉप आउट, यानी जो लंदन में बसेस चलती है ऐसी कि आप बस में चढ़ जाओ, ठीक है, उतर गए यहां पे, घूम लिए 1 घंटा, फिर वो दूसरी कंपनी की दूसरी बस आई, उसमें चढ़ के कहीं और पहुंच गए, हॉप इन हॉप आउट बोलते हैं उसको। मत कीजिए, भयंकर है, साल खराब हो जाएगा। कि आज आए बायोमीटर देख लिया, कल आए चमत्कार देख लिया, परसों आए आई एम द बेस्ट देख लिया, नरसों आए बी आर दी बेस्ट देख लिया, तरसों गए तो कुछ और देख लिया। तो ऐसा मत करो बेटा, जहां हो आप पूरा फॉलो करो उसको, क्योंकि तभी तो आपको क्लास फायदा मिलेगा, ठीक है। चलो अभी तो मैंने एक बड़ी जनरल बात आए, मैंने कभी कल परसों कोई कमेंट देखा, उसमें लिखा उसने, ये सर उन मैडम से अच्छा पढ़ाते हैं या उन सर से अच्छा पढ़ाते हैं। अरे क्यों भाई, क्यों करना है ये, अच्छी बात थोड़ी ना बेटा ये, ठीक है। आप बच्चे हैं, आप मेरे बच्चे से हैं, ये गलत करेंगे तो मैं बोलूंगा, मतलब मेरे बच्चों में मुझे जो अच्छे संस्कार, अच्छा कल्चर चाहता हूं वो मैं आपके अंदर भी देखना चाहता हूं, ठीक है। तो मैंने क्या बताया आपको, मैंने आपसे कहा कि जो मैंने जहां पढ़ा दिया वो दिमाग में रखिएगा उसको, आपके भूलना नहीं उसको। अभी हम आते हैं आपस उठ के, तो मैंने क्या कहा था आपसे, वहां पर मैंने फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम के बारे में बात किया था, आपको कहा था ना कि टूट जाते हैं क्रोमोसोम, एबनॉर्मल क्रोमोसोम बन जाते हैं यहाँ पे। तो अभी हम क्या बात करें, अभी हम बात करें कि जो आयोनाइजिंग रेडिएशन है, एक्सरे, गामा रे के, और जो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होते हैं, ये सब के सब क्या करते हैं बेटा, ये सब के सब जो है वो डीएनए को डैमेज करते हैं, न्यूरोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द न्यूरोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन, इसका मतलब है नॉर्मल सेल को कैंसर सेल में कन्वर्ट करना, न्यूरोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। द केमिकल कार्सिनोजेंस प्रेजेंट इन टोबैको, जैसे कि बेंजोपायरिन होता है इसके अंदर, बेंजोपायरिन सिगरेट के धुएं में होता है, टोबैको स्मोक में, ये एक मेजर कॉज होता है लंग कैंसर का। जितने लोग स्मोकिंग को कूल समझते हैं, हम उनको फूल समझते हैं, ठीक है। जितने लोग स्मोकिंग को कूल समझते हैं, हम उनको फूल समझते हैं, ठीक है। अरे भाई सोचो तो सही, इसमें क्या कूल है, तंबाकू सूंघ रहे हैं लंग से, क्या कूल है उसके अंदर, खतरनाक है के, बहुत खतरनाक है के। मैं तो कहता हूं कि जहां पर जो है, जहां पर भी रिलीजन के अंदर स्मोकिंग को उन्होंने रोक दिया, नहीं स्मोकिंग करोगे धर्म के खिलाफ होगा, ठीक है, स्मोकिंग करोगे अगेंस्ट द रिलीजन। बहुत अच्छा काम किया था उस समय उन्होंने, वो समझ गए थे पहले ही लोग कि ये ऐसे नहीं मानेंगे, इनको धर्म का बोलना पड़ेगा तभी मानेंगे ये लोग हैं। देयर आर रिलीजन्स जिनमें स्मोकिंग प्रोहिबिटेड है, दे नेवर स्मोक। देयर आर रिलीजन्स वेयर अल्कोहल इज प्रोहिबिटेड, कि अल्कोहल नहीं पी सकते हैं, and these are the biggest reason of the cancer. and alcohol हुआ, स्मोकिंग हुआ, biggest reason है कैंसर के। तो the chemical carcinogen present in tobacco smoke have been identified as a major cause of lung cancer, और मैंने नाम बताया आपको बेंजोपायरिन, ठीक है। कैंसर कॉजिंग वायरसेस आर कॉल्ड
ओंकोजेनिक वायरस। आप देखो ये तो बड़ी खतरनाक चीज के देयर आर सर्टेन वायरसेस, और ऐसे कई वायरस जो है वो रिट्रोवायरस फैमिली में आते हैं, उनके रिट्रोवायरस फैमिली में आते हैं के, तो ऐसे वायरस जो है वो रिट्रोवायरस फैमिली में आते हैं। ठीक है, तो ये जो ओंकोजेनिक वायरसेस होते हैं ये वो वायरस होते हैं जो कि कैंसर प्रोड्यूस कर सकते हैं, और इनके ये क्या करते हैं बेटा, ये जो रिट्रोवायरस फैमिली के वायरस है इनके पास आरएनए होता है, ये आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करते हैं। ये डीएनए जो है वो कैसे बनता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से बनता है, और ये डीएनए जीनोम से जाकर जुड़ जाता है। ठीक है, और जीनोम में कुछ ऐसे चेंज करता है जिससे कि वो सेल कैंसर सेल में कन्वर्ट आती है, ये अपने आप जो है कैंसर सेल में वो कन्वर्ट आती है। तो क्या बोलते हैं हम कहते हैं कैंसर कॉजिंग वायरस को हम ओंकोजेनिक वायरस कहते हैं, जैसे कि हो गया एप्स्टीन बार वायरस के। ठीक है, एप्स्टीन बार वायरस हो गया, ईबीपी, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस हो गया। ठीक है, राउस सार्कोमा वायरस हो गया, ये सब नाम है भाई, आरएसवी, राउस सार्कोमा वायरस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, एप्स्टीन बार वायरस। ठीक है, ये वो वायरस होते हैं जैसे, और फिर हेपेटाइटिस बी वायरस, ये भी लिवर कैंसर कर सकता है। ठीक है, तो ये इनके पास में जो है वो ऐसे वायरस जो कैंसर करते हैं उन्हें ओंकोजेनिक वायरस कहते हैं, और इन वायरस के पास में जीन्स होते हैं जो कैंसर कर सकते हैं, उन्हें वायरल ओंकोजीन कहते हैं। ठीक है, सेवरल जीन्स कॉल्ड सेलुलर ओंकोजीन्स, सी-ऑन्क और प्रोटो-ओंकोजीन्स हैव बीन आइडेंटिफाइड इन नॉर्मल सेल्स। अब आप बोलोगे सर ये कुछ समझ में नहीं आया। अच्छा, हम ऐसे समझते हैं, हम ऐसे समझते हैं कि एक घर है, ये एक घर है। ठीक है, ये घर का दरवाजा है, घर में ये खिड़की है। ठीक है ना। अब इस घर में खिड़की बंद, दरवाजा बंद। ठीक है, घर के लोग बाहर गए हुए थे, समझ लिया हमने, एक एग्जांपल ले रहे हैं कि घर के लोग बाहर गए थे, घर में चोरी हो गई, घर का सारा कीमती सामान चला गया। ठीक है, अब संभावना क्या है, संभावना यह है कि मैं आपसे पूछता हूं एक प्रश्न, बताइए, चोर जब घर में घुसे होंगे तो उन्होंने क्या किया होगा। उनके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर एक ये है खिड़की तोड़ दो थ्रू विंडो, दरवाजा का लॉक तोड़ दो, दरवाजा तोड़ दो, ये एक ऑप्शन था, या दीवार में सिर मारकर दीवार फोड़ दो फिर अंदर घुसो घर में। आप बताओ क्या करा होगा उन्होंने। अरे पागल है क्या चोर कि पहले दरवाजा खिड़की तोड़ने के बजाय वो दीवार फोड़ेगा आपकी। मतलब आपको क्या लगता है कि चोर जो है वो आएगा, बम लगाएगा, दीवार उड़ाएगा, उसके बाद अंदर जाएगा। अरे वो आसानी से दरवाजे का ताला तोड़ेगा वो, या खिड़की तोड़ेगा, खिड़की फोड़ेगा वो, और वहां से इंटर कर जाएगा। वो बोलेगा जी मैंने मेन दरवाजा खोला तो उससे मालूम जाएगा, तो खिड़की को चुपचाप से हटाया, विंडो से अंदर इंटर किए, सामान लिया, बाहर आ गए। ऐसी करेगा ना वो कि दीवार फोड़ेगा, बाजू में खिड़की है उसको फोड़ देना, दीवार को फोड़ के अंदर जा रहा है आदमी। तो ऐसे चोर को तो मेंटल हॉस्पिटल में होना चाहिए। आप बोलोगे इसका मतलब क्या। इसका मतलब यह है कि आपने आपके घर में कुछ वीक पॉइंट छोड़े थे ताकि चोर अंदर घुस जाए। वो क्या थे, खिड़की और दरवाजा। तो आपने सबक लिया, आपने कहा खिड़कियों में हमने लोहे के ग्रिल और बार लगवा दिए, खिड़कियों में हमने मोटे मोटे लोहे के ग्रिल लगवा दिए हमने बार। अब आओ अंदर, दीवार से मजबूत। चोर बोलेगा यार अब तो बड़ी मुसीबत है, इस खिड़की को तोड़ना मुश्किल है, क्या करेगा, दरवाजा फोड़ते हैं। ठीक है, दरवाजा फोड़ के अंदर एंटर किया हूं। अब दरवाजा भी बदल गया, वो बैंक में होता है लॉकर का दरवाजा, लोहे का दरवाजा बड़ा सा, वो लगा दिया। अब लॉक भी नहीं, कोड से खुलता है। अब चोर बोलेगा यार रहने दो, घर चेंज कर लेते हैं। अब खिड़की बदल दिया, दरवाजे बदल दिया के, अब ऑप्शन तो दीवार फोड़ने का बचा है, तो दीवार क्यों फोड़े, दूसरा घर चेंज कर लेते हैं। हमारी बॉडी में भी क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर भी देयर आर सर्टेन जीन्स, कुछ जीन ऐसे हैं जो खिड़कियों के समान है, दरवाजे के समान है, कमजोर है, वहां पर कोई अटैक होगा ना तो टूट जाएगा वो दीवार। बाकी पूरा जीनोम जो है वो इतना कमजोर नहीं है, पर कुछ जीन ऐसे हैं
जिनके अंदर यदि कोई परिवर्तन आया तो वो झट से कैंसर को एक्सेस प्रोवाइड कर देंगे, कैंसर सेल में कन्वर्ट आएगी सेल। तो उनको बोलते हैं हम सी ऑन्क, या हम उनको प्रोटो ऑन्कोजिन कहते हैं, उनको हम ऑन्कोजिन कहते हैं, शॉर्ट में सी ऑन्क कहते हैं या प्रोटो ऑन्कोजिन बोलते हैं। प्रोटो मतलब प्रीमिटिव है, वो जीन जो वक्त पड़ने पर कैंसर जीन में कन्वर्ट आते हैं। कमजोर पॉइंट वहां पर हिट करोगे तो वो कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या लिखा आप पढ़ते हैं, एग्जांपल समझने के बाद समझने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा है, सेवरल जीन्स, कई जीन्स जिनको हम सेलुलर ऑन्कोजिन कहते हैं, सी ऑन्क कहते हैं या प्रोटो ऑन्कोजिन कहते हैं, वो उनको नॉर्मल सेल के अंदर आइडेंटिफाई किया गया है, विच व्हेन एक्टिवेटेड अंडर सर्टेन कंडीशन, जब इन्हें हम कुछ विशेष कंडीशन में एक्टिवेट करते हैं, कुड लीड टू ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेल। ये सेल में कैंसर को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये सेल में कैंसर को प्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब ये है, ये सेल को कैंसर सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं, सेल में बॉडी में कैंसर को प्रोड्यूस कर सकते हैं, या ये सेल को कैंसर सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब ये वो कमजोर जीन थे जहां पे कोई परिवर्तन किया आपने तो ये कैंसर सेल में कन्वर्ट हो, कैंसर जीन में कन्वर्ट हो गए, ऑन्कोजिन में कन्वर्ट हो गए, इन्हें प्रोटो ऑन्कोजिन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि कैंसर का पता कैसे लगाएं, कैसे इसका डायग्नोसिस करें। मैंने आपको जब माइटोसिस पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कॉशन, याद है? ठीक है, याद है कि नहीं याद है? के देखना जरूर आप नोट्स खोल के दोबारा एक ही चीज नहीं पढ़ाऊंगा मैं, अब ये आपका काम है, समझ गए? ठीक है, कमांडो ट्रेनिंग है, तुमने इसको बना दिया है प्राइमरी स्कूल, ऐसा नहीं चलेगा। यस कमाओ, बोलो ना, नहीं चलेगा? हाँ सर, यस। अरे कमांडो ट्रेनिंग का मतलब तो यही है ना भाई, एक बार आपको बता दिया मतलब आपको अपने से ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो मैंने कहा था हॉर्सनिंग कफ में के, फिर मैंने आपसे कहा था कि अल्टरेशन इन जो है वो वोवेल मूवमेंट में के, तो बहुत सारी बातें हमने यहाँ पे देखी थी। हमने आपसे कहा था कि जो है मोल का चेंज होना, बहुत सारे फीचर के। तो मैंने कहा आपसे कि कैंसर को के लिए हम बात करते हैं, देयर आर सर्टेन सेट ऑफ सिम्टम होता है, इसकी बात करते हैं। अभी हम देखते हैं इसमें अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर इज एसेंशियल एज इट अलाउज द डिजीज टू बी ट्रीटेड सक्सेसफुली इन मेनी केसेस के। यदि कैंसर का शुरुआत में पता चल जाए तो ट्रीटमेंट करना उसका उतना आसान होता है। ठीक है, कैंसर का पता लगाने के लिए हम बायोप्सी करते हैं, जिस हमें डाउट होता है, हमें लगता है कि कोई पर्टिकुलर ग्लैंड में कैंसर तो नहीं है, तो उस ग्लैंड का हम क्या करते हैं, उसका हम करते हैं, उस ग्लैंड का हम करते हैं FNAC करते हैं। ठीक है ना, फाइन निडल एस्पिरेशन एंड कल्चर। ठीक है ना, एक निडल से हम वहां से सिक्रेशन निकालते हैं, उसमें सेल्स को देखते हैं, वो करते हैं। कई बार हम बायोप्सी करते हैं कि उसमें एक टिश्यू का एक हिस्सा निकालते हैं, और उस हिस्से को निकालने के बाद हम क्या करते हैं, उसका हम जो है वो हिस्टोपैथोलॉजिकल एनालिसिस करते हैं। ठीक है, और हिस्टोपैथोलॉजिकल एनालिसिस करते हैं और उससे पता लगाते हैं हम कि ये कैंसर सेल तो नहीं है इसके अंदर प्रेजेंट। ठीक है ना, ठीक है, लिखा ना इसमें, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज करते हैं टिश्यू का। ब्लड और बोन मेरो के हम टेस्ट करते हैं सेल काउंट के लेके, हम नॉर्मल है ने आपको बता दूं मैं कि नॉर्मल, यदि आपके पास में किसी का ब्लड रिपोर्ट है, जिसको ब्लड कैंसर है, उसका यदि ब्लड रिपोर्ट आपके पास में है, तो आप पाएंगे कि ब्लड नॉर्मल है। नॉर्मल आदमी के ब्लड रिपोर्ट में WBC काउंट होगा आपका 6000 से लेके 11000 के बीच में। ठीक है, नॉर्मल आदमी का। कोई मामूली इंफेक्शन है, किसी को गला खराब है, कोई इंफेक्शन है, तो WBC काउंट बढ़ के हो गया 20000 हो गया। ठीक है, या 15000 हो गया। कोई वायरस इंफेक्शन है, WBC डेंगू का इंफेक्शन है, WBC काउंट घट के 4000 हो गया, नीचे हो गया। लेकिन यदि ब्लड कैंसर है तो यही WBC काउंट मिलेगा आपको 1 लाख, 2 लाख। ठीक है, ऐसे मिलेगा। दैट इज द इंडिकेटिव ऑफ ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर। ये ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर का इंडिकेटिव है। ठीक है,
WBC काउंट 1000 से बढ़कर लाखों में जा रहा है, मतलब ये ब्लड कैंसर है। एट द कॉस्ट ऑफ RBC WBC बन रहा है और ये ब्लड कैंसर कहलाता है, ठीक है। तो क्या कहा मैंने आपसे कि बोन मैरो का, ब्लड का जांच करेंगे, सेल काउंट को देखेंगे हम, ल्यूकेमिया के केसेस में हम सेल काउंट देखेंगे। सेल काउंट देखने का मतलब है WBC काउंट को बेसिकली हम उस पर नजर रखेंगे हम, ठीक है ना, क्लियर। बायोप्सी में क्या करते हैं? इन बायोप्सी ए पीस ऑफ सस्पेक्टेड टिश्यू कट इनटू थिन सेक्शंस इज स्टैंड एंड एग्जामिन्ड अंडर माइक्रोस्कोप। हिस्टोपैथोलॉजी का स्टडी करते हैं, बायोपैथोलॉजी इसके लिए जो है साइटोपैथोलॉजिस्ट होते हैं, यानी व्यक्ति MBBS करता है। ये लोग भी कौन होते हैं? MBBS करते हैं। देन MD पैथोलॉजी करते हैं, देन फेलोशिप करते हैं साइटोपैथोलॉजिकल स्टडीज इन कैंसर में के। तो मतलब ये जो डॉक्टर था, आपको क्या लगता है? आपको लगता है, आपके दिमाग में बैठा हुआ है कि डॉक्टर केवल वही है, जो डॉक्टर आपके दिमाग में बैठा है कि डॉक्टर केवल वही है जो आपको स्टेथोस्कोप को लगाए, ठीक है, जो वास्तव में ये जब तक वो जो आदमी ऐसे गले में डाल के बढ़िया ऐसे, ठीक है, और वो दिखेगा आपको, तो यही आपको डॉक्टर लगता है, ठीक है। आपको लगता है जब तक ये कान ये लगाने के बाद आपको जो है वो लगाने के बाद जब तक चेक ना करे आदमी, ठीक है, तब तक वो डॉक्टर नहीं है। गलत। ये जो लोग इस इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वे डॉक्टर का एक ग्रुप है, समूह मात्र है, के वे एक समूह मात्र हैं जो सामने फोर फ्रंट पर जो है वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन उनको जरूरत होती है पैथोलॉजिस्ट की। पैथोलॉजिस्ट को टेक्नीशियन मत समझना, आप डॉक्टर होते हैं, वेल क्वालिफाइड पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर होते हैं। वो क्या करते हैं? वे आपने कहा कि भाई आपको डाउट हुआ तो आपने भेजा उनके पास में, तो वो आपका बायोप्सी का वो पीस लेंगे आपका, उसके बाद उसकी जांच करेंगे, जो लेने के बाद में टेक्नीशियन लेगा उसकी जांच करेंगे उसकी उठ के, तो वो कैंसर को पहचान कर बताएंगे कौन सा कैंसर ये हो सकता है, किस लेवल का है, कौन सी स्टेज में, ये वही बताते हैं, ये वही बताते हैं, मशीन नहीं बताती है, डॉक्टर बताते हैं। फिर CT स्कैन किया, एक्सरे किया, MRI किया, कौन डॉक्टर है? MD रेडियो डायग्नोसिस, MBBS MD रेडियो डायग्नोसिस। आज मालूम नहीं चलता, जब PG करोगे ना MBBS के बाद देखोगे आप कि जो टॉपर है, रैंक 1 है, वो कहां गया? मेडिसिन नहीं लिया उसने, गायनेकोलॉजी भी नहीं लिया उसने, ऑर्थोपेडिक्स भी नहीं लिया उसने, रैंक 1 वाला रेडियो डायग्नोसिस ले लिया। अरे क्या करेगा ये? इलाज नहीं करेगा, वो मशीन के पीछे बैठ के CT स्कैन, MRI वो सब देखेगा। मतलब एक अलग दुनिया है जो आपको दिखाई नहीं पड़ता सामने फोरफ्रंट पे, लेकिन वो बहुत बड़े डॉक्टर हैं, वो बहुत बड़ी बड़ी जांचें करते हैं, उसके बाद तो काम ही होता है, यानी वही बताएंगे तब तो ट्रीटमेंट कर पाएगा सारा डॉक्टर। पैथोलॉजिस्ट हुए, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हुए, रेडियो डायग्नोसिस वाले डॉक्टर हुए, रेडियोथेरेपी वाले डॉक्टर हुए, कैंसर में रेडियोथेरेपी वाले डॉक्टर हुए। मतलब फील्ड बहुत ब्रॉड है। मेडिकल इज इट इन हैविंग इनॉमरस पॉसिबिलिटीज। बेटा गलत बोलते हैं लोग, बाकी संभावना नहीं है, ये नहीं, रिसर्च कैसे करेंगे, कुछ नहीं, आप पहुंच जाइए, सब कुछ करने मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए, तो अभी हमने क्या कहा आपसे? हमने कहा कि पैथोलॉजिस्ट जो है वो जांच करेंगे और टिश्यू की स्टडी करके बताएंगे कि उसमें कैंसर सेल है या नहीं है। फिर टेक्निक्स लाइक रेडियोग्राफी, एक्सरे का उपयोग करते हैं, ठीक है, रेडियोग्राफ बोलते हैं उसको। कंप्यूटर टोमोग्राफी, CT स्कैन। एक्चुअली CT स्कैन समझ लीजिए आपकी, जैसे एक आदमी का 2000 एक्सरे कर रहे हैं आप, बहुत सारा मल्टीपल अलग अलग एंगल से कर रहे हैं आप। तो CT स्कैन में क्या होता है कि एक व्यक्ति को मल्टीपल एंगल से उसके जो है एक्सरे लिए जाते हैं उसके, तो वो से हम CT स्कैन कहते हैं, उससे पता लगाया जाता है, ठीक है। फिर MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग के, ये वेरी यूजफुल टू डिटेक्ट कैंसर इन इंटरनल ऑर्गन के, कि भाई लिवर के अंदर कैंसर है, किडनी के अंदर कैंसर है, तो ये सब MRI से मालूम चलता है। MRI जो है वो काफी अच्छे से, CT स्कैन और MRI काफी अच्छे से इंटरनल डिटेल को बता पाते हैं। एक्सरे हालांकि उतना इफेक्टिवली नहीं बता पाता है, पर CT स्कैन और MRI जो है वो, उसमें भी MRI इज मोर प्रिसाइज एंड मोर एक्यूरेट, ठीक है। Computed tomography uses X-ray to generate a three-dimensional image of the internals of an object. Okay? MRI uses strong magnetic field and non-ionizing radiation to accurately detect
पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन द लिविंग टिश्यू के। एमआरआई जो है और अधिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। सीटी स्कैन एक इमेज बताएगा, जगह बताएगा कहां पे कैंसर है, लेकिन एमआरआई जो है पूरा डिटेल देगा कि किस तरह का टिश्यू है, किस तरह की सेल है, क्या फ्लूइड इकट्ठा है उसके अंदर, नहीं है, ठीक, ये सब जानकारी हमको एमआरआई से मिल जाती है। एंड दी जाती वेरी यूजफुल टूल्स फॉर द डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, ठीक है। देन इसके अलावा एंटीबॉडीज अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन आर आल्सो यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ द सर्टेन कैंसर, जैसे कि हम पीएसए एंटीजन का पता लगाते हैं जो कि प्रोस्टेट कैंसर में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एंड प्रोस्टेट कैंसर का पता हम केवल ब्लड टेस्ट से लगा सकते हैं, आपको बता दूं बट के एंड प्रोस्टेट कैंसर का पता केवल आप ब्लड टेस्ट से लगवा सकते हैं, ठीक है। पीएसए एंटीजन टेस्ट होता है, ठीक है। तो ये मतलब देयर आर सर्टेन कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन होते हैं, उनको हम एंटीबॉडी की हेल्प से पहचान लेते हैं हम और कैंसर पता लगा लेते हैं। जैसे प्रोस्टेट कैंसर इसका बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। फिर टेक्निक्स ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कैन बी अप्लाइड टू डिटेक्ट जीन्स इन इंडिविजुअल्स विथ इनहेरिटेड ससेप्टिबिलिटी ऑफ सर्टेन कैंसर के। अब देखिए, यदि फैमिली के अंदर कैंसर की हिस्ट्री के, परिवार में कई लोगों को कैंसर हो रहा है, कि एक ही टाइप का कैंसर हो रहा है, तो कौन से जीन में डिफेक्ट है, क्या कोई ये ऐसा कोई जीन है जो जीन इनहेरिट कर रहा है, अगली पीढ़ी में जा रहा है और वो जीन कैंसर करवा रहा है, तो उसका पता लगाते हैं। उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए हम जो है वो जीनोम एनालिसिस करेंगे, हम उसके लिए हम जीनोम एनालिसिस करेंगे, ठीक है। मेरा एक दोस्त थे डॉक्टर चिरंतन बोस, आप गूगल कर सकते हैं डॉक्टर चिरंतन बोस, ठीक है। ये पहले दातार डायग्नोस्टिक में थे, फिर ये अलग अलग जगह पे, और ही डिड ए लॉट ऑफ वर्क इन द कैंसर रिसर्च। इसने कैंसर पे काफी काम किया हुआ इसने, तो कैंसर में और ये क्या काम कर, इसने क्या काम किया हुआ कि ब्लड टेस्ट या से आप कैंसर को आइडेंटिफाई कर सके। आप जो सेल्स हैं उनके जीनोम को निकाल के जीनोम का एनालिसिस करेंगे और हम कैंसर का पता लगा सकते हैं कि कितनी संभावना। अभी जिसका टेस्ट किया उसको कोई कैंसर नहीं है, पर आने वाले सालों में क्या कैंसर होने की संभावना है, कितने साल बाद कौन सा कैंसर आदमी को हो सकता है, कितनी पॉसिबिलिटी है उस कैंसर की उस आदमी में, क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा ताकि वो कैंसर उसको ना हो या लेट हो। हमारे डीएनए पर सब लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है, और कैंसर के बारे में तो बहुत स्पष्ट जानकारी है हमारे पास। तो कैंसर का पता जो है वो जीनोम एनालिसिस, मतलब एक हेल्दी आदमी भी जांच कराएगा तो उसे मालूम चलेगा कि 60 साल में इस कैंसर का रिस्क है, 70 साल में इस कैंसर का रिस्क है, 50 साल में इस कैंसर का मुझे रिस्क है। तो ये फैक्टर जो रिस्क है मालूम चल गया आपको, तो जो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है उसको कम कर दीजिए। भाई ऐसा यदि हमने ये खाया पिया तो इससे कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, ठीक है। Identification of such gene which predispose an individual to certain cancer may be very helpful in prevention। और ये क्या है, ये प्रिवेंटिव तरीका है। सोचिए, मतलब यदि आपने पता लगा लिया है कि बॉडी के अंदर कौन से जीन है जो मेरी बॉडी में जो कैंसर कर सकते हैं, किस उम्र में कर सकते हैं, तो फिर प्रिवेंशन के लिए हम अभी से तैयार हो सकते हैं। Such individuals may be advised to avoid exposure to particular carcinogen। मतलब कहा जाता है कि भैया तुम्हारे अंदर लंग कैंसर होने की संभावना 90% है या 73% है, और तुमको 43 ईयर की एज में, 48 ईयर की एज में ये हो सकता है, तो मतलब आदमी को बता दिया कि भैया स्मोकिंग बंद कर दो अभी से, ठीक है। तो स्मोक करना कम कर देगा वो। बीमारी पता हो तो उसका होने की संभावना पता हो। ये वैसी बात है कि हमको मालूम है कि भविष्य में ये होने वाला है तो हमको ये नहीं करना चाहिए, तो वैसा जीनोम पे लिखा होता है, ठीक है। देन कम टू दी ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, की कैंसर का ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं, व्हाट आर दी बेस्ट टू ट्रीट कैंसर, ठीक है। देखो मैंने आपसे कहा ना कि जो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर है ये सबसे फास्ट पेस्ट रिसर्च यहां पर, सबसे अधिक अनुसंधान जहां चल रहे हैं वो कैंसर के ट्रीटमेंट को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। द कॉमन अप्रोचेस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर आर, यदि विनाइन ट्यूमर है, एक जगह पर कैंसर है, ऑपरेट करके बाहर निकाल दो। जैसा मैंने बताया मेरी मदर को कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स हुआ था, बिनाइन था, यूट्रस में केवल था, तो उसको ऑपरेट करके बाहर निकाल दिया, ठीक है। रेडिएशन देकर कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कैंसरस सेल्स आर वेरी वेरी सेंसिटिव टू द रेडिएशन, सेंसिटिव होती है।
फास्ट रैपिडली डिवाइडिंग सेल होती है, डेलिकेट सेल होती है, इसलिए रेडिएशन को तेजी से डैमेज करता है। नॉर्मल सेल यानी रेडिएशन का वो डोज इस्तेमाल करते हैं जो नॉर्मल सेल को डिस्ट्रॉय ना करे लेकिन कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय कर दे वो, ठीक है। देन इम्यूनोथेरेपी, ये लेटेस्ट है, दिस इज द लेटेस्ट मेथड। In radiotherapy, tumor cells are irradiated lethally, taking proper care of the normal tissue surrounding the tumor cell mass के। यानी हम जब कभी रेडिएशन थेरेपी करते हैं, जब हम रेडिएशन थेरेपी करते हैं, रेडियोथेरेपी करते हैं, तब जो है हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि नॉर्मल टिश्यू को डैमेज ना पहुंचे, और हम वो डोज इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे जिस रेडिएशन का वो हम इंटेंसिटी यूज करते हैं जिससे जो है कैंसर सेल तो डैमेज हो जाए पर नॉर्मल सेल को कम से कम डैमेज हो के। फिर कई केसेस में हम जो है दवाएं इस्तेमाल करते हैं हमके, ये साइटोटॉक्सिक मेडिसिन होती है, ये जो दवाएं होती हैं ये साइटोटॉक्सिक मेडिसिन होती हैं। ऐसी दवाएं होती हैं जो जहरीली दवाएं होती हैं सेल्स के लिए, वो कैंसर सेल को प्राइमरली मार देती हैं, तो उन कीमोथेरेप्टिक ड्रग्स का हम इस्तेमाल करते हैं कैंसर सेल को मारने के लिए। सम ऑफ दीज आर स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर ट्यूमर, और इनमें से कई दवाएं ऐसी होती है जो एक पर्टिकुलर ट्यूमर के लिए बड़ी इफेक्टिवली होती हैं, और इन दवाओं को इस प्रकार से तैयार किया गया है कि वो एक पर्टिकुलर ट्यूमर को जाकर डिस्ट्रॉय करें मोट के। मेजोरिटी ऑफ ड्रग्स हैव साइड इफेक्ट, कई ड्रग का साइड इफेक्ट होता है, जैसे कि वो हेयर लॉस हो जाता है उनसे, एनीमिया, क्योंकि जो हमारा बोन मेरो होता है वो भी लगातार नई सेल्स को बना रहा होता है, और नई बनने वाली सेल्स जो होती है वो बड़ी सेंसिटिव होती है इन दवाओं के लिए, तो कई बार बोन मेरो सप्रेशन आता है, बोन मेरो का सप्रेशन आता है, और उससे क्या होता है, उसके चलते जो है वो एनीमिया की कंडीशन बन जाती है, ठीक है। मोस्ट कैंसर आर ट्रीटेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरी, रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी के। तो कोई भी एक चीज को ना लेके डॉक्टर क्या करते हैं, एक कॉकटेल ऑफ थेरेपी इस्तेमाल करते हैं, जहां जरूरत पड़ती है वहां सर्जरी करते हैं, जहां जरूरत पड़ती है वहां पर रेडिएशन का इस्तेमाल करते हैं, और फिर बीच बीच में कीमोथेरेपी के सेशंस देते हैं वो, जिससे कि जो है वो बॉडी में नए कैंसर सेल्स ना बने के। तो अधिकांश डॉक्टर क्या करते हैं, कैंसर का ट्रीटमेंट करने के लिए जो है कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरी, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी का वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। Tumor cells have been shown to avoid detection and destruction by immune system के। देखो तो क्या करते हैं बेटा, ट्यूमर सेल्स हैव बीन शोन टू अवॉइड डिटेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन बाय द इम्यून सिस्टम। नॉर्मल कंडीशन में हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो सेल्फ और नॉन सेल्फ में अंतर कर सकता है। हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो सब कुछ ठीक ठाक रहे तो वो कैंसर सेल को पहचान कर डिस्ट्रॉय करता है, लेकिन एक बार यदि व्यक्ति को कैंसर हो गया तो इसका सिंपल सा मतलब यह है कि इम्यून सिस्टम उन कैंसर सेल को पहचान नहीं पा रहा है। यदि एक बार व्यक्ति को कैंसर हो गया है, इसका सिंपल सा मतलब है कि इम्यून सिस्टम उन कैंसर सेल को पहचान नहीं पाया है वो, ठीक है, और उसको डिटेक्ट नहीं कर पाया और उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया। फेलियर हुआ इम्यून सिस्टम का तब तो कैंसर हुआ ना, अदरवाइज यदि शुरुआती दौर में ही कैंसर सेल को पहचान कर डिस्ट्रॉय करता है इम्यून सिस्टम, और ऐसा होता है हर दिन हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम जो है कुछ ना कुछ कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है, कभी नहीं कर पाया। ऐसी कुछ सेल्स बनी जो आइडेंटिफिकेशन जिनको पहचान नहीं पाया वो, ठीक है, वो मल्टीप्लाई करी। तो क्या करते हैं हम, देन देयरफॉर द पेशेंट आर गिवन सब्सटेंसेस कॉल्ड बायोलॉजिकल रिस्पांस मॉडिफायर। अब देखिए यहां पर आया इम्यूनोथेरेपी, ठीक है। कुछ ऐसे पदार्थ या सब्सटेंस होते हैं, कुछ ऐसी दवाएं होती है जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम बायोलॉजिकल रिस्पांस मॉडिफायर कहते हैं। मतलब ये दवाएं हमारे इम्यून सिस्टम को जाकर ये बतलाएंगी कि देखो भाई, जिसको तुम पहचान नहीं पा रहे हो वो बहुत खतरनाक है, वो कैंसर सेल है, पहचानो और मारो। दवाएं मारेंगी नहीं, दवाएं केवल बतलाएंगी, दवाएं केवल बतलाएंगी, और यही इम्यूनोथेरेपी का बेसिस है, यही इम्यूनोथेरेपी है कि मेडिसिन केवल और केवल बतलाएंगी वो, ठीक है। क्या लिखा देखिए, देयरफॉर The patients are given substances called biological response modifier, जैसे कि अल्फा इंटरफेरॉन सक्सेसफुली इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, इसका सक्सेसफुल इस्तेमाल किया गया अल्फा इंटरफेरॉन विच एक्टिवेट देयर इम्यून सिस्टम एंड हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर। और ये इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे, कैंसर सेल को पहचानने में ये हेल्प करेंगी, और हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम खुद से ही जो ट्यूमर को या कैंसर को वो डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है।
तो ये हो गया इम्यूनोथेरेपी। तो अल्फा इंटरफेरॉन का सक्सेसफुल इस्तेमाल किया। और साइंटिस्ट आज क्या कर रहे हैं, आज वैज्ञानिक जो है ऐसी कई सारे केमिकल खोज रहे हैं, दवाएं खोज रहे हैं, और उसमें इंटरफेरॉन, क्योंकि कई वायरस इन्वॉल्व है यहां पेट के, और ऐसे केमिकल्स खोज रहे हैं, ऐसे सेलुलर मॉडिफायर्स खोज रहे हैं जो कैंसर सेल को पहचानने में इम्यून सिस्टम की हेल्प करे। और एक बार इम्यून सिस्टम को बता दिया तो कैंसर सेल को मारना बैक्टीरिया को मारने से ज्यादा आसान है। बैक्टीरिया जहर छोड़ता है, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई बहुत तेज करता है, ये भी मल्टीप्लाई करे, लेकिन ये सेंसिटिव है सेल, वो यदि इनको डिस्ट्रॉय किया गया तो ये खत्म हो जाएंगी। ठीक है, चलिए, तो आज के लेक्चर में हमने कैंसर पे बात की हमने, और बिल्कुल एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट बेटा हमने यहां पर लिया। मैं एक बात बेटा बता दूं आपको कि आपको यानी पूरे कई बच्चे क्या कर रहे हैं इसको जो है वो, हमारे जब इस बार ऐसा बहुत हुआ कि बच्चे 11th का कोर्स 12th का कोर्स ऐसा समझ के पढ़ रहे हैं। बायोमेंटर्स में यदि आप पढ़ते हैं तो आप ये भूल जाइए कि आप 11th के स्टूडेंट हैं, आप ये भूल जाइए कि आप 12th के स्टूडेंट हैं, आप ये सोचिए केवल कि आप नीट के स्टूडेंट हैं, आप नीट एस्पिरेंट हैं, ये सोच के पढ़ेंगे तो ही आपको मैक्सिमम मिलेगा बायोमेंटर से। मैं पहले ही बोल दूं बेटा, 11वीं और 12वीं का भरोसा मुझ पर मत कीजिएगा। आपके मैं पढ़ाऊंगा वही एग्जाम स्कूल में आपके आएगा, वही आपके स्कूल में पूछेंगे, अलग से तो कोई कोर्स होता नहीं है। लेकिन आप सोचिएगा कि आपको आंसर लिखना वो सब तो आपको खुद ही करना पड़ेगा, स्कूल के टीचर की हेल्प से करना पड़ेगा। आपको यहां पर पढ़ना है तो यहां पर पढ़ने के लिए आपको नीट एस्पिरेंट बनना पड़ेगा, आपको केवल और केवल मेडिकल के बारे में सोचना होगा तो पढ़े। इसलिए पूरे कोर्स को समग्र रूप से देखिए, इंटीग्रेटेड देखिए उसको आप। ठीक है, पिछला पढ़ाया हुआ भूलिए मत, उसको रिवाइज करते हैं 7 मिनट के, जो टेस्ट हो रहे हैं उनमें ठीक से पार्टिसिपेट कीजिए बेटा 1 मिनट के, और जो है वो डीपीपी को कभी मिस मत कीजिए आप, क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना। तो चलिए आज का सेशन खत्म करते हैं, आज का लेक्चर खत्म करते हैं और आगे बढ़ेंगे। अब आगे हम इसके बाद हम बात करेंगे बेटा, हम जो एडिक्शन वाला पार्ट है उस पर हम आए के, और हम एज सुन एज पॉसिबल चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वन ऑफ दी बड़े चैप्टर में से एक है और बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। ठीक है, तो पढ़ते रहिए बेटा, मेहनत करते हैं। ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.